बहुत आशीर्वाद। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम अपक्षिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब भगवान महावीर स्वामी ने हमको 4 गतियां बताई। मंदिर में जाकर भगवान के सामने भी जो आप स्वस्तिक साथिया निकालते हो उसमें ये 4 गति की सूचना है। अब इसके अंदर केंद्र में मैंने लिखा है भोजन। अब भोजन करने वाले 2 ही वर्ग है, या तो मनुष्य करे और या तिर्यंच करे। आपने देखा है कि मनुष्य को भोजन करना है और तिर्यंच में इसके अंदर आ रहे हैं पशु पक्षी जो भी है। अब इनको दोनों को जो है भोजन तो औदारिक कक्षा का भोजन है, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु ग्रहण करना। रही बात ये, अब भोजन करना कोई गलत नहीं है, भोजन करना अनिवार्य है। आप 24 ही तीर्थंकर भगवंतों ने भी अपने काल में भोजन तो किया ही, लेकिन आप भोजन के पीछे लक्ष्य ये बना करके रखे कि आत्मा का अधःपतन न हो जाए, दुर्गति न हो जाए। हमारी आत्मा अगर कल जो है यहाँ दुर्गति में चली जाए तो दुर्गति किसको कहते हैं? ये 2 विभाग में यहाँ पर कर रहा हूँ और इस 2 विभाग के अंदर ये देखो, अब ये नीचे 2 है वो दुर्गति। अब ये दुर्गति है कि जीव खाने पीने में अगर कोई ऐसी क्रिया प्रवृत्ति व्यवहार करता है और अगर उसको पाप कर्म बंद होता है तो मरने के बाद उसको दुर्गति में जाना पड़े। और इधर आपने ये देखा कि ये 2
अब ऊपर की ये दो जो है ये सदगति, अब हमारे खाने पीने के अंदर पहले आप ये सोचिए कि आज तो हम मनुष्य गति में हैं। संसार के इस चारों चक्कर में परिभ्रमण करने के बाद बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है। उत्तराधीन सूत्र जो भगवान महावीर की अंतिम देशना, उसके 10वें अध्ययन में भगवान ने मनुष्य गति की दुर्लभता के एग्जाम्पल दिए। कितना कीमती और कितना दुर्लभ ये, द प्रीशियस एंड वैल्यूएबल लाइफ, द ह्यूमन लाइफ इज मच मोर प्रीशियस। अब इसमें हम खा पी करके कल बिगाड़ दें तो क्या होगा। मैं गति बता रहा हूँ भाई, मरना तो आपको भी है, मुझे भी मरना है, सबको मरना है। एक दिन तो संसार में शरीर छोड़ के तो जाना ही, लेकिन कल ऐसा ना हो कि मनुष्य मर के खाने पीने के कारण उसको मर के तिर्यंच गति में जाके पशु पक्षी बनना पड़े, या फिर मनुष्य यहाँ से मर करके कल जा करके नरक में अपने पाप कर्म का फल भुगतता रहे। अब क्यों भुगतता रहे कि मनुष्य गति के अंदर अब जो कोई कुछ पाप कर्म किए हैं, अब इन पाप कर्मों को लेकर के अब कल अगर इसको जा करके नरक गति में वहां भुगतना पड़े। अब आप यहाँ पर देखिए, मनुष्य गति में आपका आयुष्य है कितना। आज मनुष्य गति में आपका 80, 80, 90, 100 वर्ष। विजय भाई कितना वर्ष जीवाना छो? मैक्सिमम आपको आयुष्य नक्की કરીએ, आपने ખ્યાલ આવવો જોઈએ। તો અમારા દીક્ષાર્થી બેન 100 વર્ષના થઈ જશો? કેમ ના કેમ પાડો છો? આયુષ્ય આપણું જે છે તે, પણ હવે કાલ ઉઠીને તમે અહીંયા આ તમારું લખો। વિજયભાઈ તમારા કેટલા લખો? 100 વર્ષ લખો। તમને જેટલા લાગે એટલા। 100 વર્ષ તમે અહીંયા જીવો અને અહીંયા આપણે એવું કઈ ખાધું પીધું અને પછી નરકમાં જઈને 10 કરોડ વર્ષ તમારે ત્યાં રહેવું પડે અને 10 કરોડ વર્ષ સુધી ત્યાંના પાપ કર્મનો પાપ ભોગવવું પડે। આ ડાપણ કહેવાશે? બોલો, વિચાર કરી જો। એના કરતા આપણે મનુષ્ય ગતિમાંથી કાલ ઉઠીને અહીંયા દેવ ગતિમાં જઈએ। દેવ ગતિમાં જઈને તમને ત્યાં 50 કરોડ વર્ષનું આયુષ્ય મળે। બોલો, હવે દીક્ષાર્થી બેન ક્યાં જવું છે? કઈ બાજુ જવું છે? આપણી ગતિ આપના કર્મ પ્રમાણે છે, ये आपको समझ लेना है। अगर आपको इधर जाना है तो भी आपके हाथ में, नरक में जाना है तो भी आपके हाथ में। आपको यहाँ से तिर्यंक गति में जाके पशु पक्षी बनना है तो भी आपके हाथ में, और अगर वापिस रिपीटेडली मनुष्य में आना हो तो भी आप जो है वापिस आ सकते। अब चारों आपके हाथ में साधन है। आप देख लो, कहीं ये न हो कि हम खाने पीने के पीछे ऐसा खाए पिए, पेट तो भरे शरीर बिगड़े, शरीर में रोग बीमारियां हो और आत्मा को पाप कर्म लगे और पाप कर्म से भुगतने के लिए जाना। देखिए, इंडियन कल्चर जो हमारी हजारों साल तक रही, उसमें कहीं ब्रेड वगैरह नहीं था। ब्रिटिशर लोग जो है, अंग्रेज लोग हिंदुस्तान में आए और उन्होंने ला करके ब्रेड, हजारों साल की हमारी कल्चर जो इंडियन कल्चर के अंदर रोटी बनाने की कल्चर, और हर महीना इतनी एक्सपर्ट होती है कि वो ज्योमेट्री का जो है वो रोटेशन वाला लेके या कुछ भी जरूर नहीं पड़ती और बरोबर रोटी गोल बन जाती। अब उनको ये पूछो कि कहीं सेंटर लिया था, मेजरमेंट लिया था, किस राउंडर से बनाए, कैसे बनाए, बरोबर गोल बनती। हर घर के अंदर रिवाज। लेकिन ये अंग्रेजों के बाद यहाँ पर आते आते इन काल के अंदर ये ब्रेड का चलन यहाँ पर बढ़ गया
जो ऐसे बेचारे गरीब लोगों को ब्रेड खाने के लिए दिया जाता था, और आज वो अमीरों के लिए भी बन गया, गरीबों के लिए भी बन गया। चलो खाने में कोई हरकत नहीं, आप ब्रेड खा रहे हो, पहली बात यह है मैदा से बना हुआ खा रहे हो। अब मैदा का बना करके खा रहे हो, आपको शरीर को कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रोटीन नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं, कैलोरीज नहीं, आयरन कंटेंट नहीं, कुछ नहीं। भले आपके शरीर का नुकसान होगा, लेकिन अब शरीर तो नरक में जाता नहीं। शरीर तो यहाँ मरेंगे कि कोई भी आपकी डेड बॉडी जला देंगे सर, कोई रखने वाला भी नहीं। अभी तो ये कोरोना के अंदर आप देख रहे हो कितने लोग मर रहे हैं, कहाँ कहाँ, पूरी दुनिया के अंदर, और सबसे ज्यादा तो यूएस में ही मर रहे हैं। अब इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, क्या हालत हो रही है, क्या गति हो रही है आप देख। अब उसके बाद अगर हमारा भी खाने पीने, मतलब कहने का मतलब खाली भोजन एक कारणीभूत निमित्त बन रहा है, और खाने पीने के पीछे अगर हमारी कल दुर्गति नरक की हो जाए, क्यों हो ख्याल है। ब्रेड मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन ब्रेड के पीछे अगर इतनी बड़ी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होती हो तो कल नरक में जाने की नौबत आए। अब पंचेंद्रिय जीवों की मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक इंद्रिय दो इंद्रिय के तो आप भी समझ रहे हो। चलो वनस्पति काय की हिंसा हमने मान लिया कि अनिवार्य है, पूरी प्रत्येक वनस्पति काय, लेकिन उसके बाद में आप चलते 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 पंचेंद्रियों की हिंसा, क्या फिश मछली आवे और हमारे पेट में जाए, या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम भागीदार बनते हैं कि नहीं बनते हैं सर। एग्स अगर जाते हैं, अंडे आते हैं किसी भी रूप में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो भी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा लगी। अगर सुअर आता है, पिग है, पिग की कोई फैट है, चर्बी है, कुछ भी है उसके अंग का, गाय का है, बैल का है, बछड़े का है, कुछ भी है, अगर वो हमारे खाने में आ रहा है तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप कितना लगे। मेरा कहने का उद्देश्य समझ लो आप, मुझे वैरायटी से, आइटम से, किसी से कोई मतलब नहीं। कोई क्या खाए, कोई कहाँ पर क्या खाए, कोई किसको क्या खाना है आप जान। कल अपनी आत्मा का विचार अगर आपने नहीं किया और ये खा पी करके अगर हम कर्म बांधते गए तो दुर्गति हमारी होगी साहब। अब वहां नरक में गए तो 10 करोड़ बरस वापिस निकल नहीं पाए। ये मैं आपको समझ में आए इसलिए फिगर बता रहा हूँ, छोटा सा फिगर है। शास्त्रों में तो महावीर स्वामी ने इसको सागरोपम का नाम दिया। अब एक सागरोपम, दो सागरोपम, अब वो सागरोपम आपको समझ में नहीं आएंगे, वो टेक्निकल वर्ड है थोड़े। तो इसके अंदर ये आपको अंदाज से समझा रहा हूँ कि 10 करोड़ का फिगर आपके दिमाग में बात बैठे। अगर मैं कल कहूँ 100 करोड़ बरस का आयुष्य तो भी कम है। अब किए हुए पाप तो भुगतने पड़ेंगे साहब, फल तो भुगतना पड़ेगा। अब आपको मैंने तो नहीं काटा, मैंने तो नहीं बनाया, आपने बनाया नहीं, बनाने वाले ने बनाया, आप खा रहे तो वो बना रहे ना। आप नहीं लेते उनके प्रोडक्ट, आप नहीं लेते हो, आप नहीं खाते हो तो वो नहीं बनाएंगे। आप अपने हिसाब से देखो। इसलिए महावीर स्वामी ने बेसिक प्रिंसिपल बता दिया, करण करावण अनुमोदन। करने वाला, कराने वाला, अनुमोदन करने वाला, हम सभी उसके भागीदार, पार्टनर बनते ही बनते। तो कर्म तो हमारी आत्मा पर लगने वाला है। मैंने आपको पहले भी 2 बार समझाया, कर्म शरीर को नहीं लगता है, कर्म मन पर नहीं लगते हैं, कर्म इंद्रियों पर नहीं लगते हैं, सिर्फ आत्मा पर ही कर्म लगते। कर्ता आत्मा ही है, वही कर रही है, उसी को कर्म लगेगा, तो कर्म का फल भी उसको ही भुगतना है। कल नरक में जाओ या कल तिर्यंच में जाओ। कर्म फिलोसॉफी में शास्त्रकार क्या कहते हैं, दिन भर खाते खाते, खाने पीने में, आहार की संज्ञा में, आहार में प्रवृत्ति ज्यादा करके जो लोग पाप कर्म बांधते हैं तो मैक्सिमम उनकी तिर्यंच गति होती है। प्रवृत्ति बार बार खाने, कई लोगों का मुंह बंद ही नहीं होता है, कई लोगों का मुंह 24 घंटे चालू रहता है, कुछ लोगों की मेंटल हैबिट है, कुछ लोग व्यसनों के अधीन है। अब किसकी क्या आदत, किसकी क्या आदत है, तो जनरल तिर्यंच गति खाने की संज्ञा के कारण। अब उसमें भी खाने पीने के पदार्थों में
एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा से बने हुए प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट्स अगर कोई आपके खाने में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी आ रहे हैं, तो अब जाकर के आत्मा के लिए नरक गति बहुत भारी, फिर इसका हिसाब तो कोई चुकाना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर आपको शास्त्र में लिखे हुए, आगम में लिखे हुए शब्द के अनुसार नरक की बनी हुई एनिमेशन की फिल्म दिखाएं तो आप बोलोगे ये तो जो है आर्टिफिशियल ऐसा, लेकिन आर्टिफिशियल आगम के शब्दों के अनुसार बनाए। हर चीज को ध्यान रखे, आज के काल के अंदर ये एनिमेशन के मेथड वगैरह जो डेवलप हुए उस तरीके से बना रहे। अब यहाँ बैठे हमको तो कोई नरक दिखने वाली नहीं है, लेकिन नरक में क्या हो रहा है ये आपको जब आंख के सामने दिखाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ हमारी अपनी मान्यता वहां तक जोड़ी आप, ताकि दूसरी बात ये कि भी हम निर्दोष खाना पीना आज भी बहुत उपलब्ध है, नहीं है ऐसी बात नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है ब्रेड की हमारे लिए। हम घर के अंदर रोज का फ्रेश आटा बना करके, रोटी बना करके खा लें, आपको कोई जीव हिंसा का दोष ही नहीं। हाँ, गेहूं की जीव हिंसा तो है ही, अब रसोई बनाने की जीव हिंसा वो अनिवार्य, लेकिन दूसरी कोई बड़ी भारी जीवों की हिंसा तो नहीं होगी। लेकिन ऐसी चीजें अगर बाजार की आ जाए, वो हमारे खाने में आ जाए, और उसमें अगर पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा है, उसके हम भागीदार बनते हैं, वो कर्म हमारी आत्मा पर रहता है, वो फिर हमको नरक में ले जाए। और नरक में तो एक बार पैर रख दिया तो फिर इतने आयुष्य काल तक आपको फल भुगतना ही पड़ेगा। अब बचो तो कैसे बचो, आपके पास बचने के लिए तरीका क्या है? तो यहाँ महावीर कह रहे हैं खाने पीने का सुख आपको टेस्ट का, स्वाद का आधी मिनट का है, जब तक वो जीभ पर है वहां तक। जीभ से नीचे उतरने के बाद आपको कोई टेस्ट भी नहीं है, कोई पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं। एक बार बढ़िया अच्छा दूध पाक बासुंदी पी लिया, 2 मिनट के बाद अगर वॉमिट भी हो जाती है तो सब निकल गया, फिर वो वैसे का वैसे नहीं निकलेगा और बिगड़ के निकलेगा। तो बेटर ये है हम बहुत विवेक रख लें, बहुत विवेक रख। मैं आपको 4 एंगल से समझा रहा हूँ। ये मैं समझा रहा हूँ रिलीजियस व्यू पॉइंट, कर्म की थ्योरी है, मेडिकल साइंस वो भी आप समझ लो, उससे भी आपको ख्याल आ जाएगा। डिजीज वाइज भी आप देख लो कैसी बीमारियां आपको हो सकती है वो, और न्यूट्रिशन का चार्ट में बता रहा हूँ। शरीर की फिजिकल रिक्वायरमेंट, आपको पर डे विटामिन सी की रिक्वायरमेंट कितनी है, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, आपको जो है मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, आपके शरीर को क्या क्या जरूर है, किस तरह से, ये तो जो न्यूट्रिशन का चार्ट है वो आपको भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो वहां पर। तो ये हम जो भी जिस तरह से अगर ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो कल परिणाम क्या आएगा उसका विचार। दीर्घदर्शी बनो, लंबी भविष्य की दीर्घ दृष्टि रख करके सोचिए आप। अभी हमको पसंद पड़ा है, अभी टेस्ट आया, खा लिया, चलो खेल खत्म, ऐसा मत सोचो आप। उसके पीछे बहुत बड़ी जीव हिंसा, कितना पाप हो रहा है, कितने कर्म बन रहे हैं, कितने कैसे कर्म बन रहे हैं, ये सोचना है आपको, समझना है आपको। ये आपके लिए हम थोड़ा सा प्रयत्न कर रहे हैं, और जो भी कुछ यहाँ वीडियो वगैरह इकट्ठे किए हुए हैं और उसमें से भी कुछ आपको दिखा रहे हैं। अब देखने से भी ख्याल है, वो कल का जो है आपको रिपीट कर रहे हैं, वो कल आपको ब्रेड का जो थोड़ा बहुत समझा रहे थे, दिखा रहे थे, वो भी आप देख लो वापस, फिर थोड़ा सा आपको ख्याल आ जाएगा। अच्छा, कल का होमवर्क आप लोगों ने किया होगा, आज बाजार में गए होगे तो ब्रेड लाया होगा, रैपर पढ़ा होगा, लिखे हुए ई नंबर्स आपने देखे होंगे, एल सिस्टेन का अगर उस पर लिखा हुआ मिला कि नहीं मिला आपको, तो ये सब थोड़ा सा होमवर्क करके आप भी तैयार रहिए, आपको खुद को करना है। और ई नंबर्स तो आप जो है गूगल पर सर्च करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो ये समझना है आपको, कल हम अहिंसा के भागीदार बनते हैं, पाप लगता है कि नहीं। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा ये वापिस कल का मैदा का चार्ट है और ये आपको ब्रेड का दिखाता है, और दिखाने के बाद फिर आपको थोड़ा सा आगे बता दें।
ब्रेड की हिस्ट्री के हिसाब से जो देश में गेहूं का प्रोडक्शन कम होता था, वहां की गरीब प्रजा के लिए दूसरे देशों के रिजेक्टेड गेहूं को कम भाव में मंगा के उसे पानी में सड़ा के उसके मैदे में से बना हुआ ये प्रोडक्ट उस देश के गरीबों के लिए खास करके बनाया जाता था। हमारी कम नसीबी है कि वेस्टर्न कल्चर के पीछे हमारा जो क्रेज चल रहा है उसके हिसाब से ये ब्रेड को हमने यहाँ पे स्टेटस सिंबल बना लिया है और फैशन ट्रेंड बना दिया है। लास्ट कई सालों से इस ब्रेड की हकीकत जानने के बाद यूरोप और यूएस में एक मूवमेंट ब्रेड के अगेंस्ट चालू हुई। हमारे शरीर में करीबन 90% जितना पानी होता है। यह ब्रेड हमारे सेल्स में से उस पानी को चूस लेता है और हमारे बॉडी के सेल्स को शुष्क बना देता है। इससे हमारा शरीर खोखला हो जाता है और रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। कैंसर जैसे कई सारे रोग इसी वजह से होने की चांसेस आज के मेडिकल साइंस ने ज्यादा बताए हैं। ब्रेड खाने से हजारों लोगों को आज तक कैंसर हो चुका है। दूसरी बात, कोई भी ब्रेड को 400 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर गर्म करके बनाया जाता है। ये टेम्परेचर में कोई भी आदमी को अगर रखे तो जिंदा आदमी 1 सेकंड में जल के खत्म हो जा सकता है। सोचिए, इतना गर्म ब्रेड जब हमारे शरीर में जाता होगा तो डाइजेशन करने के लिए शरीर को कितना कष्ट होता होगा, और अगर डाइजेस्ट ना हो तो कितने सारे नए रोग पैदा होते होंगे। ब्रेड एडिक्टिव है, यानी कि व्यसन खड़ा करता है। ये ब्रेड का सबसे हाईएस्ट इंग्रेडिएंट मैदा होता है और इस मैदे की असर को हम लोग बिस्किट के सेक्शन में देख चुके हैं। सिर्फ 1 पाउंड जितना मैदा लेबोरेटरी में चूहों को जब एक्सपेरिमेंट के लिए खिलाया गया तब उन चूहों की सिर्फ 2 घंटे के अंदर सफोकेशन होके मृत्यु हो गई। यानी ये ब्रेड हमारे शरीर को, अंदर के तंत्र को कितना खोखला करता होगा, उसकी डिटेल्स इंटरनेट के माध्यम से कई सारे ब्लॉग में ऑनलाइन मौजूद है। आप कहीं पे भी चेक कीजिए, ब्रेड के हार्ट हजार्ड बहुत भयानक तरीके से ये इंटरनेट के ऊपर हमारे लिए। अब ये ब्रेड की न्यूट्रिशन वैल्यू भी देख लेते हैं। ब्रेड में विटामिन होते हैं एब्सोल्युटली 0, नो विटामिन्स। कैलोरी 120, लेकिन इस कैलोरी को डाइजेस्ट कर सके ऐसा डाइजेस्टिव पदार्थ सिर्फ 4%, 4%। और ब्रेड की एक सबसे डेंजरस चीज, यानी उसके अंदर सोडियम जो अपनी हड्डी को पिघला सकती है, ऐसा सोडियम है 13%, 13%। इस सोडियम भरे ब्रेड को खाने से हमें मिलता क्या है, ये एक सबसे पहला सवाल। और जो चीज हमें दिखती नहीं है और मिल जाती है, ऐसी हेल्थ हजार्ड, आइए ब्रेड की हेल्थ इफेक्ट देखते हैं और उसके ई नंबर्स को देखते हैं। आइए मार्केट में मिलते ब्रेड के कॉमन इंग्रेडिएंट को देख लेते हैं। E481, E471, E1100 और E1104। सबसे पहले देखते हैं E481, स्टेरिक और लैक्टिक एसिड का कॉम्बिनेशन। ये ई नंबर सुअर की चर्बी से बनता है और इसकी ऑथेंटिसिटी ये है कि कोई भी अरेबियन कंट्रीज में या मुस्लिम राष्ट्र में ये ई नंबर वाला कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे भी बिक नहीं सकता है, क्योंकि मुस्लिम प्रजा इस ई नंबर को हराम गिनती है।
दूसरा प्रोडक्ट है E471, ग्लिसरीन और फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन। ये ग्लिसरीन जैसे आगे बात हुई वैसे ये ग्लिसरीन भी मीट एक्सट्रैक्ट में से बनता है, जिसमें सुअर की चर्बी आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए वो भी। ये आपको कल बताया था, ये है ब्रिटानिया कंपनी का सैंडविच। तो ब्रिटानिया का ब्रेड का जो है रैपर यहाँ से मंगाया आपको दिखाने के लिए, प्रूफ के लिए। और यहाँ इन्होंने इंग्रेडिएंट्स जो लिखे हैं, जो अभी ये इसमें आपको भाई साहब बता रहे हैं, 471, 484 जो है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर लिखे, नंबर लिखे। अभी दूसरे दो और है, 1100 है, 1104 है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें। अब यहाँ पर ये कंपनी आपके वहां पर जो भी कंपनी हो, जिस कंपनी के बनते हो, तो ये नंबर्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे और आप सर्च करिए। अब ये भाई साहब आपको क्लियर कट प्रूफ दे रहे हैं कि ये सुअर की चर्बी में से बन रहा है। तो ये आपको, अब सुअर तो पंचेंद्रिय प्राणी है, सब आप भी समझ गए। तो ये हमको पहले समझना है, बस और कुछ नहीं, तो आपको ख्याल आ जाएगा। हाँ चलो। मुस्लिम प्रजा के लिए भी हराम है। ये दोनों ई नंबर्स के बाद तीसरा ई नंबर आता है E1100। स्टार्च और शुगर, ये दो चीज को कम कराने के लिए मिक्स किया हुआ जाता इमल्सिफायर। पहले आलू जैसे ज्यादा स्टार्च होने वाले पदार्थ में से ये ई नंबर बनता था, लेकिन अभी स्वाइन पैंक्रीस यानी कि डुक्कर के शरीर के आंत में से ये E1100 बनता है। इसे यूज करने की जरूरत ये है कि ये यूज करने के बाद ब्रेड बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, यानी हम जितनी तारीफ सॉफ्टनेस की करते हैं उतनी ज्यादा डुक्कर की, सुअर की कतलाम बढ़ती है। ये ई नंबर को भी मुस्लिम प्रजा हराम गिनती है और इसे भी वो त्याग करती है। हम लोग डायबिटीज के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। ये इंसुलिन के इंजेक्शन भी स्वाइन पैंक्रीस में से बनते हैं। इसकी हेल्थ इफेक्ट ये है कि ये बच्चों का एनर्जी लेवल खत्म कर देते हैं और बच्चों को हाइपर एक्टिव और ज्यादा एग्रेसिव बनाते हैं। अब देखते हैं अगला ई नंबर E1104, लाइपेज सप्लीमेंट। विकिपीडिया के हिसाब से इस E1104 को नॉन वेजिटेरियन बनाया जाता है। ये ई नंबर के यूज करने से आंख में नंबर का बढ़ना, चश्मा आना, बार बार नर्वस हो जाना, नींद कम आनी, छोटी उम्र में ज्यादा शारीरिक विकास होना, ओबेसिटी यानी मोटापन, हार्ट बीट्स बढ़ जाना, डायरिया होना, पेट के अलग अलग रोग होना और ऐसे बहुत सारे रोग होने की शक्यता बहुत बढ़ जाती है और ये भी सुअर की चर्बी में से बनता है। तो अब अपने सामने प्रश्न ये है कि सुबह में जब हम ब्रेकफास्ट के लिए ये ब्रेड को मुंह में डालते हैं तो वो ब्रेकफास्ट होता है या ब्रेक पीक होता है? पूरी दुनिया का कोई भी ब्रेड, कमर्शियल ब्रेड, सुअर की चर्बी या सुअर के आंत के बिना बनना मुश्किल है। ऐसे ब्रेड को मुंह में डाल के क्या हम हमारी सुबह करेंगे? हमारी सैंडविच में जैसे ककड़ी और टमाटर आते हैं, वैसे ये ब्रेड बनने के लिए कितने करोड़ों सुअर को सैंडविच बनना पड़ता है। क्या ऐसे ब्रेड खाकर हम हमारे पेट को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं? निर्णय हमारा है। क्या हमें ब्रेड खाना है या करोड़ों सुअरों को अभयदान देना है? क्या सही मायने में हम धर्म कर रहे हैं? जब ब्रेड बनते हैं, अब ब्रेड की अगर हम पूरी हिस्ट्री की तपास करने लगे
कि ब्रेड की प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले गेहूं जो है वो किस कक्षा की। आज बेकरी वाले या फ्लोर मिल वाले जो है जो गेहूं लेंगे वो घटिया किस्म के लेंगे। घटिया किस्म के गेहूं के अंदर जो है मैक्सिमम एली जो है जीव ज्यादा होते हैं। अब उन जीव जंतुओं को वहां पर उनकी रक्षा करना देखना कौन। जहाँ फ्लोर मिल है वहां एक साथ में जो है गेहूं डालते हैं, घंटी में पीसे जाते हैं, तो गेहूं की अपेक्षा उसमें रहे हुए तेंदुए एली वाले जीवों की हिंसा प्रमाण में ज्यादा हो जाए। तो यहाँ जितने तेंदुए जीवों की हिंसा होगी उसके बाद वो मैदा बनेगा। अब जितने प्रमाण में मैदा बना है, अगर मैदा वापिस रहता है, पड़ा रहता है, 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, फिर मैदे के अंदर अनंत जीवों की उत्पत्ति होगी। जो जाली पड़ती है, फंगस वगैरह होती है, फिर इसके अंदर भी फंगस होकर के अनंत जीव आएंगे। अब थर्ड स्टेज में आते आते जब मैदे को भिगो करके रखा जाता है, अब मैदा जब पूरी तरह से बनाकर भिगो कर रखा जाता है, उसमें सोडा खारा का पानी बना करके डालते हैं, फिर मैदा को फुलाते हैं। अब वो 1 दिन पानी में पड़ा रहे, 2 दिन पानी में पड़ा रहे, अब इसके अंदर फिर जो है फंगस पैदा होगी और ज्यादा पड़ा रहे तो इसके अंदर लटें एलियां भी पड़ती है, तैयार होती है, वो भी अंदर जाकर के तेंदुए जीव के रूप में होती है। अब उसके बाद जब ये जो है बॉक्स के अंदर डाला जाए और बॉक्स के अंदर डाल करके ब्रेड बनाया जाए, अब ये ब्रेड बनता जरूर है। बनने के बाद जैसे भट्टी में डाला बॉक्स के अंदर, तो वहां पर अंदर भट्टी में गर्म हुआ, चारों तरफ की सरफेस, अगर एक बॉक्स है उसके अंदर डाला है वो गर्म हो रहा है तो इसके ऊपर चारों तरफ सरफेस में लग जाएगा, लेकिन अंदर पानी का अंश है, भीगा हुआ रहता है। अब उसमें से बाहर निकाला, ये जो है ब्रेड के रूप में तैयार हुआ। अब ये ब्रेड बनने के बाद इसके ऊपर जो है अंडे का रस लगाया जाता है। अब कोई अंडे का रस लगाए, कोई किस तरह से क्या लगाए, और ऐसे के ऊपर जब लगाया जाता है तो अंडा भी पंचेंद्रिय जीव का रस है। अब वो भी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा उसमें हुई, फिर वापस जाकर के ये पानी के अंदर भीगा हुआ अंश है तो फंगस के जीव और उत्पन्न हुए। अलग अलग कंपनियां अपना रैपर ला करके देगी, रैपर लगाया जाएगा और उसमें से ये ब्रेड जो है अलग अलग कंपनियां जो भी बेचे, फिर जाकर के होटल में या अन्य जगह पर जाए, घर में पड़ा रहे, फिर उसके ऊपर फंगस पैदा हो। इस तरह से मान लो कि जैसा भी ब्रेड बना है, अगर ब्रेड खाया जाता है, खाया हुआ पेट में जाएगा, पेट में 24 घंटे भी टिकने वाला नहीं, लेकिन इनके पीछे जितनी जो जीवों की हिंसा हुई, इसका कर्म जो आत्मा को बंधा है। अब ये इतना कर्म जो भी आत्मा को बंधा है, इसके कारण एक भोजन के खाद्य पदार्थ को लेकर के हमने अपनी आत्मा पर इतने भारी कर्म बनाए, सिर्फ एक खाने के निमित्त के लिए। अब इतने कर्म आत्मा पर लगे हैं, एक तेंदुए जीव की हिंसा का है, पंचेंद्रिय अंडे के जीव की हिंसा का है, एक और किसी जीवों की हिंसा का है, फंगस के जीवों की हिंसा का है। जिस तरह से जैसे जैसे कर्म बनते गए आत्मा के ऊपर ये कर्म लगे आए, ऐसी स्थिति के अंदर कर्म आत्मा को भुगतना पड़ेगा, लेकर के हम समझे। लेकिन यहाँ पर जो है ब्रेड की अपेक्षा लोग पिज्जा खा रहे हैं। अब पिज्जा में भी वापिस मुख्य तो ब्रेड है ये साथ में, लेकिन उसके अंदर आज की तारीख में ये प्रूफ होकर के सामने आया कि गाय का मांस भी इसमें आ रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर उसमें गाय का मांस आ रहा है, सूअर की चर्बी आ रही है, मछली का तेल कुछ आ रहा है, तो पिज्जा भी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा से, अब फिर पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का निमित्त बन करके आया, तो यहाँ आत्मा के ऊपर आकर के फिर वापिस वैसे कर्म बनाए। अब एक खाने के निमित्त को लेकर के जीव को जब नरक में जाना पड़े, वायु का प्रभा 3री नरक है, पंख प्रभा 4थी नरक है, धूम प्रभा 5वीं नरक है, एक के बाद एक नरक में जाए, वहां पर भयंकर स्थिति जीव की कैसी होती है वो भी देखिए आप। जिस नरक में जाकर के उसको कुंभी के अंदर उत्पन्न होना है,
विपरमागामी उसको आकर कुंभी में से पकड़कर बाहर निकाल करके मारना पीटना काटना शुरू कर देते हैं। अगर कल जब नरक में जाकर वहां का दुख सहन करना पड़ेगा, भारी तीव्र वेदना पीड़ा वहां की सहन करनी पड़ेगी, लेकिन आज ये खाते हुए पदार्थ देखकर हमको वो ख्याल नहीं आ रहा है। देखिए, अब आपने ये देखा है, ब्रेड का स्वरूप भी देखा, अब बरोबर आपको सुनाई भी दिया, समझ में भी आया, और साथ में आगम शास्त्र के अनुसार जो नरक का चित्र है, नरक का वीडियो आपको बताया। अहमदाबाद के अंदर किसी बहुत अच्छे समझदार लोगों ने जो है एक एक अक्षर समझ करके जिस प्रकार से वीडियो बनाए, अब आपकी आंखों के सामने है। देखिए, ब्रेड तो ठीक है कि चलो एक नाम निमित्त है, लेकिन ये भाई साहब ने जिस तरह से सारा ढूंढ करके आपके सामने प्रूफ रखा है। स्वाइन पैंक्रियास आप समझते हो कि पीक के सुअर की आंतों में से निकलता है। अब कितने बड़े पैमाने पर सुअर की हिंसा है, ये तो अब कोई समझे तो ही ख्याल आएगा। अब इतनी बड़ी हिंसा के बाद अगर ऐसे ब्रेड बन जाते हैं, फिर मान लो कि आपको शरीर की रोग बीमारी, ब्रेड में गाड़ी नुकसान, ब्रेड की साइड इफेक्ट गाड़ी तो किस प्रकार से होते हैं। शरीर के नुकसान तो चलो हम समझते ही हैं कि भाई शरीर को तो कोई प्रोटीन तो मिलने वाला नहीं है, शरीर को ब्रेड से तो कोई एनर्जी मिलने वाली नहीं है, ऊपर से बीमारियां आने वाली है सर। लेकिन ये सबसे बड़ा हेतु है आत्मा को पाप कर्म से बचाना। ये आपको बताया था कि भाई प्राणातिपात ये पहला पाप स्थान है। पहले पाप स्थान के अंदर अगर इतने बड़े पैमाने में पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है तो फिर हम भागीदार बनेंगे सब, ये बात आ गई। अब दूसरे विषयों के अंदर भी आप लोग तो जहां मुख्य उद्देश्य है वो पहले आप समझ जाओ। जो मेन भूत कारणभूत है वो, अगर आप ये कहते हो हम घर में बनाकर खाएंगे, आप घर में भी बनाओगे, मैदा के बनाओगे, तो आपको कोई फायदा ही नहीं होगा, सब नुकसान तो वो भी है। हाँ, ये फायदा है आपकी इच्छा पूरी हो जाए और बाजार से मंगाने का या बाजार मार्केट का या किसी बेकरी का लेकर के या कंपनी फैक्ट्री का लेकर खाने के बजाय आप घर में बनाकर अपनी इच्छा पूरी कर लो। या तो आप मैदा का ना बना करके आटा का बनाओ, फिर आपको थोड़ा सा, लेकिन एक अपना आप इंडियन हैं, आप हैं जैन हैं, तो बेसिक अपनी इंडियन कल्चर बनाए रखिए। हमको फ्रेश गरम रोटी खानी है, भाखरी खा सकते हो, पराठे खा सकते हो, डबल आपने ये बड़ी बाटी वगैरह जो है जाड़ी रोटी खा सकते हो, जो आपको खाना है, लेकिन इस कल्चर से हमको बच के रहना चाहिए। देखो, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी संस्कृति को बचा के रखता है। ठीक है, आप देश विदेश में कहाँ पहुंच गए, अपना अपना बिजनेस था, व्यापार था, या कोई पढ़ने के लिए सर्विस के लिए जो भी गए, आप जरूर पहुंच गए वहां पर, लेकिन धर्म मत छोड़ो, धर्म को साथ में रखो। हमने अपना खान पान जो है वो सुधार करके विवेक से रखो, ताकि हमारी गति तो न बिगड़े। अब आपको कुछ जो है
वो अलग प्रकार से जिस जिस प्रकार के दोष है वो भी तो आप देखने हैं। तो ये हेतु हमको समझना है। अब इस हेतु के अंदर सबसे पहले अलग अलग चीजें इतनी बड़ी भारी चल रही है आज की तारीख में, वो क्या बोलते हैं, नान रोटी, रुमाली रोटी और क्या, जिसमें एग डाल करके ही वैसे बनाया जाता है। तो बहुत खतरनाक चीजें हैं साहब। एक तो आपको पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा, आप ना तो नहीं कह सकते हो, एग्स में पंचेंद्रिय जीव अनिवार्य है। देखिए एग्स कोई मशीन में बनते नहीं है, एग्स कोई पेड़ के ऊपर लगते नहीं है साहब। इट इज नॉट द फ्रूट, it is not growing on the fruit trees, you see. So you can't prove that it is a vegetables है या eggs को ऐसा कहना तो बहुत बड़ी मूर्खता है। आखिर एग बनेगा तो चिकन के पेट में ही बनेगा सर, और चिकन का जो एवोल्यूशन पीरियड है उससे वो प्रतिदिन एक एक एग दे सकती है, इतना उसका है। तो कम से कम हम पंचेंद्रिय जीव की हिंसा के बाद, आप लोग बड़े अच्छे लॉजिक देते हो, आप उस एग्स में से वापस चूजा बच्चा पैदा तो नहीं होता है। तो आप भी जाके पोल्ट्री फार्म में देखिए, वो नेट के ऊपर रखते हैं चिकन को, और जैसे अंडा हुआ के नीचे गिर गया, अंडा नीचे गिरा कि चिकन को वापस टच करने का मौका ही नहीं दे रहे, एक सेकंड भी नहीं दे रहे सर। वो तो जैसे ही अंडा निकला कि तुरंत ले जा करके दूसरी प्रोसेस में डाल दे। अब आज तो पोल्ट्री फार्म को इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है, सब्सिडीज मिल रही है, पोल्ट्री फार्म के प्रोडक्ट्स इतने ओवर होते जा रहे, इतने ओवर होते जा रहे, पोल्ट्री फार्म तो आप देख नहीं पाओगे, इतनी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा है, देखना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इतने बड़े पैमाने पर हिंसा है। अब वहां तो हजारों लाखों की संख्या में है। तो ये आप पहले सोच लो, बहुत अच्छी तरह से सोच लो, अपना धर्म याद करिए और रखिए, कोई हमें ऐसी जीव हिंसा के भागीदार नहीं बने। बात इतनी सी है, हम ऐसी जीव हिंसा के भागीदार बने कल हमारी दुर्गति हो, ये उचित नहीं है। तो अब दोनों चीजें हमको समझ करके चलना है। चलो, खान पान के अनेक तरीके, बनाने के तरीके हजारों हैं, वैरायटीज आपके पास हजारों प्रकार की है, आप कुछ भी खा करके पेट भर सकते हो, कोई ना नहीं है। लोग तपस्या करके भी जीवित रह सकते हैं, तो पेट भरने के लिए इतनी हिंसा करके तो ये आपको थोड़ा सा देख लो, वापस आगे दिखा रहे हैं यहाँ पर कि साइड इफेक्ट में क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, वो भी समझ लीजिए आप। रहे हैं बोल्ड स्काई। हमारे खाने पीने की आदतें एक दूसरे से पूरी तरह अलग होती हैं। हमारा खान पान कैसा होगा ये काफ़ी हद तक हमारे माहौल, हमारे टेस्ट और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पर निर्भर करता है। कई बार हमारे समाज का भी इस पर असर पड़ता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे हर जगह पसंद किया जाता है और शौक से खाया भी जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रेड की। ब्रेड एक ऐसी चीज़ है जिसे खाकर ही ज़्यादातर घरों में लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कोई ब्रेड खाकर स्कूल जाता है तो कोई ऑफिस। पर क्या आप जानते हैं कि हर रोज़ ब्रेड खाने के खतरे भी बेहद ज़्यादा हैं। यूँ तो रिपोर्ट्स में ये साफ हो चुका है कि ब्रेड में मौजूद पोटेशियम ब्रोमेट स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके अलावा भी इसके कई सारे नुकसान हैं। रोज़ाना ब्रेड खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। और आप तो जानते ही हैं ना कि डायबिटीज़ अपने साथ कई दूसरी बीमारियों को भी लेकर आता है। और सिर्फ यही नहीं, ये भी आप जानते होंगे कि किसी भी चीज़ की लत बुरी होती है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट्स की माने तो ब्रेड खाने के दौरान लसलसे आटे में बदल जाती है, जिसे चबाना कई लोगों की लत हो जाती है। जो लोग रोज़ाना ब्रेड खाते हैं उन्हें आम होने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे शरीर तो कमज़ोर होता ही है, साथ ही पाचन क्रिया भी कमज़ोर हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि भूख लगने पर हम ब्रेड खा लेते हैं, इससे पेट तो भर जाता है, लेकिन पोषण के नाम पर शरीर को कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपका बच्चा भूख लगने पर हर रोज़ ब्रेड ही खाता है तो वो कुपोषण का शिकार हो सकता है। ब्रेड के लसलसेपन
जलन की वजह से वो आसानी से नहीं पचता। इसे रोजाना खाने से पाचन संबंधी कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ये समस्या बड़े और बच्चे दोनों को समान रूप से हो सकती है। तो अब तो आप जान गए ना कि सुबह सुबह नाश्ते में ब्रेड खाने के कितने नुकसान हैं। माना कि ये वो नाश्ता है जो झटपट से तैयार हो जाता है, लेकिन आपकी सेहत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप नाश्ते में ब्रेड को अवॉइड करें। तो ये थी कुछ खास जानकारी ब्रेड को लेकर। देखिए, हम जब एक तरफ आपने देख लिया कि चलो इन्होंने इस एंगल से बताया शरीर का नुकसान कितना है, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल रही है साथ। अब रोज ब्रेड खाने से आपने देखा कि डायबिटीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत ज्यादा है, इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, फिर उसके साथ स्टूल चिपक करके रहता है तो कॉन्स्टिपेशन होना है। एंड यू माइट बी नोइंग दैट द कॉन्स्टिपेशन इज द रूट कॉज और सो मेनी अदर डिजीज। तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर मैदा है तो कोई तत्व तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये एंगल हेल्थ व्यू पॉइंट से मेडिकल है, और दूसरा हमने आपको रिलीजियस व्यू पॉइंट से जो आपको बताया। देखिए, अब जब क्या होता है कि मैदा के अंदर कोई तत्व नहीं मिला, तब जाकर के शरीर की इम्यून सिस्टम बिगड़ गई। जो रेगुलर खाने वाले उनका डाइजेशन सिस्टम सारी बिगड़ जाती है। अब उसके बाद में शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आ जाती है। फिर आप बोलो कि नहीं, कैल्शियम कम हो गया है, आयरन कम हो गया है, कैलोरीज कम हो गई है, ये सारी बातें कंप्लेन हमारी रहती है। तो आप फिर बाद में सप्लीमेंट लाते हो। अब फिर सप्लीमेंट लाते हो तो फिर सोचते हो कि चलो इसमें से कुछ शरीर को ताकत मिल जाएगी। अब देखिए, पब्लिसिटी करने वाले तो बिजनेस ब्रांड है तो वो तो पब्लिसिटी करेंगे, और आज का जमाना है तो ये सब टेक्निकल करना है, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है, तो जिसके अंदर ग्लैमरस एडवर्टाइज, अब ग्लैमरस पब्लिसिटी इतनी ज्यादा करेंगे, लोग अट्रैक्ट होकर के खाने लग जाएंगे। आप देखो, दिन भर टीवी के ऊपर 50 किस्म की एडवर्टाइज तो खाने पीने की आ जाती। अब आप तो लोग जो है उसी के पीछे, जिसकी एडवर्टाइज बहुत ज्यादा आई तो लोग खाने पीने के लिए लग जाते हैं सब। लेकिन कोई ये सोचने को तैयार नहीं है, उसके अंदर विवेक करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो ग्लैमरस एडवर्टाइज की हैमरिंग इतनी ओवर होती है, इतनी ओवर होती है कि आपका माइंड फिर काम करना ही बंद पड़ता है। और फिर चलो चलो चलो, आज होटल में, चलो आज इधर जाएंगे, आज उधर जाएंगे, वहां जाके खाएंगे, इधर जाके खाएंगे। ये हमारा पागलपन दिमाग में भूत कर जाता है। आखिर सप्लीमेंट है क्या? जब ओरिजिनल नेचुरल चीजें खा करके आपने बॉडी के अंदर नहीं बढ़ाया तो सप्लीमेंट खाने से तो क्या आने वाले। लेकिन वो भी तो देख लो, सप्लीमेंट किसमें से बन रहे हैं, क्या कैसे डाल करके कैसे बना रहे हैं, तो वो भी आपको दिखा रहे हैं, जरा देख लो, ख्याल आ जाएगा। तो कई चीजें हैं, अब ये समझना है आपको। तो वास्तविकता क्या है जो आपकी आंख खोलती है? कहने का मतलब ये है कि आपको दिखा रहे कि आप समझ जाओ कि भाई सप्लीमेंट में कैसे बन रहा है, क्या करें। अगर बनने की प्रोसेस उस प्रकार की गलत है और वैसी चीजें आ रही हैं तो फिर हम हिंसा के भागीदार बन जाएंगे। तो ये आप पहले समझ करके चलिए। ऐसी वस्तुएं दुनिया में कितनी प्रकार की बन रही। आज जब आप देखिए, फ्रूट्स अवेलेबल है, वेजिटेबल्स अवेलेबल है, ड्राई फ्रूट्स आपको अवेलेबल है, ग्रेन्स आपको अवेलेबल है, पल्सेस आपको अवेलेबल है, बड़ी अच्छी चीजें जो डायरेक्ट खाओ और उसमें से नेचुरल आपको जो भी विटामिन मिले, मिनरल्स मिले, प्रोटीन मिले, कैल्शियम मिले, नेचुरल मिलने चाहिए, दैट कैन इजीली डाइजेस्ट। आप पहले ये समझिए। फिर आप वो तो नहीं खाओ, उसमें तो कुछ नहीं मिलता है। इधर आप 400-500 रुपए खर्च के पिज्जा मंगा के खाओ, अब उसमें से कुछ नहीं मिला तो फिर जाकर के सप्लीमेंट मंगा करके खाओ। अब सप्लीमेंट में से कौन सा आपको मिल जाने वाला है? लेकिन उसमें भी अगर इतनी बड़े पैमाने पर जीव हिंसा होती हो तो हम भागीदार तो जरूर बनेंगे साहब। वो भी आपको देख लेना चाहिए जल्दी से। ये जो जिस प्रकार के आजकल बन रहे हैं साहब, क्या हुआ है कि शायद आपको नहीं मालूम होगा, पिछले 25-50 साल के अंदर कोई इंडस्ट्री बढ़ी है तो फूड इंडस्ट्री बढ़ी,
और दूसरे डायमंड के बिजनेस में, गोल्ड और सिल्वर के बिजनेस में स्लैक आ जाता है, लेकिन ये फूड इंडस्ट्री के अंदर खाने पीने की चीजों में तो कभी कोई स्लैक आता ही नहीं है। અને અમુક અમુક લોકો તો ખાસ ખાઉદરા તરીકે ઓળખાય છે. તમારે ત્યાં નહીં હોય, પણ કદાચ અહીંયા તો ઇન્ડિયામાં તમે જોશો તો એક એક વર્ગનો સમાજનો એવી 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 છાપ જ પડી ગઈ કે આ સમાજ ખાઉદરો સમાજ છે. मैं तो अभी वहां पर था, हैदराबाद में था, आंध्र में था, फिर इधर उधर गए तो उसको गली का नाम ही खाऊ गली नाम, बस वो खाऊ गली, लोग रात दिन रात को 2 बजे भी खाने के लिए आते हैं। तो समझ में नहीं आते हैं, शायद इंसान जो है जानवर से भी ज्यादा खाता है, जानवर भी लिमिटेड खाता है। हालांकि जानवर का शरीर हमारे से 4 गुना बड़ा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है जरूर, लेकिन उसको खाने को कम मिलता है। मनुष्य का शरीर बहुत छोटा है जानवर की कंपैरिजन में, पेट हमारा बहुत कम है, और जानवर के दांत और हमारे दांत की तुलना करो तो आपको ख्याल आ जाएगा। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर भी हम इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं, रिपीटेडली खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, तो फिर डाइजेशन तो बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो मन के अंदर इच्छाएं दौड़ती रहती है, इच्छाएं जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाती है। मैं समझता हूँ कि पेट की भूख के हिसाब से तो बहुत कम लोग खाते होंगे, लेकिन बिना पेट की भूख के इच्छाओं के कारण बहुत लोग खाते रहते हैं। तो कभी इच्छाएं तो वैसे भी पूरी होने वाली नहीं है साहब, ख्याल है कि आप जो है, कई लोग खाने पीने के तरीके अपने सबके अलग अलग, बस वो टेस्टी चीज है, बहुत ज्यादा टेस्टी है तो और ज्यादा खा लो, लेकिन ये गलती मत करिए आप। कई चीजें हमको पहले समझने जैसी है, तो ये पहले आप ख्याल आए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आपको जिस तरह से, नहीं तो પછી બીજું कॉल के टिकट करो ये बात ये अरे अब ऐसी चीजें जो जिस तरह से चल रही है, इनके लिए आपको बहुत जल्दी विवेक रखना है। इतना वैल्यूएबल कीमती मनुष्य जन्म और ये हाथ से चला जाए, मनुष्य जन्म हाथ से चला जाए और कल वापिस नरक में गए या तिर्यंच में गए तो वापिस मनुष्य में कब आएंगे? आज जाकर के हम सिमंदर स्वामी को पूछें, हे भगवान अब फरी पाछू मनुष्य भव हमने क्यारे मळशे? तो कदाच सिमंदर स्वामी भी उत्तर देंगे, संख्यात असंख्यात कितने जन्म जाने के बाद बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है। हमारे यहाँ पर तो मनुष्य शरीर की रचना देखो, आप एक बार खाओ तो 24 कलाक शरीर काम कर सकता है, चल सकता है, इतना सफिशिएंट। एक बार के अंदर महावीर स्वामी ने क्या कहा, एक आसना कर लो, एक आसन पर स्थिर बैठ करके आप पेट भर के खा लो, ये हो गया एक आसना। 24 घंटे आपका शरीर एक्टिव रह के काम दे देगा। चलो नहीं होता है तो 2 बार बैठ करके खा लो, तो उसको बोलते हैं वियासना। आप वियासने का तब भी कर लो तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर रेगुलर वियासना भी कर लेते हैं तो सुबह शाम 2 बार खाया, पेट काम कर रहा है, शरीर काम कर रहा है, शरीर एक्टिव है, चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है आपको। लेकिन अगर ये लक्ष्य नहीं बने तो लोग तो अभी आजकल तो डॉक्टर भी क्या, हर 2 घंटे में खाओ, हर 2 घंटे में खाओ। अरे ये तकलीफ, ये गलती मत करिए आप। तो डॉक्टर तो आपको ऊपर से डायबिटीज वाले पेशेंट बना रहे, लेकिन आप लोगों ने गलती क्या की, डॉक्टर इज नेक्स्ट टू द गॉड। डॉक्टर को आपने दूसरा भगवान का रूप मान लिया। डॉक्टर ने जो बोला वो पत्थर की लकीर। अब ये आप अगर करते जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चलिए कुछ किस्में हिंसा होती है, कैसी हिंसा होती है? आप लोग भी टूथपेस्ट तो करते होंगे साहब, सुबह सुबह टूथब्रश वगैरह करते होंगे, अब उसमें भी कैसी हिंसा, साबुन वगैरह यूज करते हैं, तो ये सब पदार्थ भी कैसे हिंसा से कैसे बनते हैं। कई बार तो आपको लगेगा स्लॉटर हाउस के बाय प्रोडक्ट आपके सामने आ रहे, फिर भी हम बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं, और शरीर के लिए नुकसान और आत्मा को पाप कर्म का हिसाब आप देख लीजिए, जरा दिखा रहे। नाइन्टी 90% आपका प्रोटीन है। चमड़ा उद्योग के अलावा साबुन, टूथपेस्ट और दवाई कंपनियां भी इससे जुड़ी हुई हैं। जानवरों के अलग अलग हिस्से इन उद्योग के काम आते हैं। ज्यादातर बड़े प्लांटों में
मांस निर्यात के बाद शरीर के बेकार पड़े हिस्सों को रेंडरिंग के बाद इन उद्योगों के मुफीद बनाया जाता है। प्रदूषण के मुद्दे पर नियमों की गंभीरता को देखते हुए एपिडा ने इसे जरूरी बना दिया है कि शरीर के बचे हिस्सों को प्लांट के बाहर ना फेंका जाए। हम नहाने के लिए तरह तरह की खुशबू, कलर और शेप वाले साबुन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये बनते कैसे हैं? किसी भी सोप प्लांट में एक बड़े बर्तन जैसे टैंक में जानवरों की चर्बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है। फिर लगातार पानी छोड़ा जाता है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद टैंक में बर्फ जैसा दिखने वाला मिक्सचर बचता है। इस मिक्सचर को बड़ी बड़ी मेटल रो से गुजारा जाता है। यहाँ इसे कुचला, छाना और बारीक टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसके बाद इसे मिक्सचर में डालकर पाउडर और लिक्विड फॉर्म में कलर और खुशबू वाला ऑयल मिलाया जाता है। अब इसे एक बार फिर बारीक टुकड़ों में काटकर लॉन्ग बार में जमाया जाता है और ब्लेड की मदद से बराबर काटा जाता है। बाद में इसे पैक कर छोटे छोटे बॉक्सेस में रखा जाता है। लीजिए, अब साबुन आपकी बॉडी को घिसने के लिए तैयार है। तो अगली बार आप अगर चंदन, तुलसी और नीम से बने साबुन का विज्ञापन देखें तो इस वीडियो को याद कर जरूर हंस सकते हैं। दैनिकभास्कर.com की रिपोर्ट। हड्डियों को काटने की एक खास मशीन है। इसे काटने वाला शख्स एक एक हड्डी को परखता है, पहचानता है कि इस हड्डी में से तेल निकलेगा या नहीं, ये उसे अच्छी तरह मालूम है। ये हड्डियों को इस हिसाब से काटता है कि बोन मैरो सामने उभर कर आ जाता है। जब हमने इससे पूछा यहाँ क्या हो रहा है तो वो अनजान बना रहा, जैसे उसे कुछ मालूम नहीं। तो अपन काटना सीख लिए। अभी कोई भी काम धंधा नहीं, अब काटना आता है तो मैं काट रहा हूँ। अभी किस काम में आ रही है ये नहीं मालूम। हड्डी आ रही है गिर रही, देखो गिर के मैं काट के फेंक रहा हूँ। दुकानें तो साथ ही इकट्ठे होगी। पूरा स्टेट में हैदराबाद में। अब स्टेट का तो मेरे को नहीं मालूम, तो स्टेट को मालूम होगा। अब आपको ले चलते हैं बड़ी बड़ी भट्टियों के पास, जहां इन हड्डियों से तेल निकाला जाता है। इससे तेल निकालने की हड्डियों को उबाला जा रहा है। काफी देर तक उबालने के बाद इन हड्डियों से तेल निकाला जाएगा। हड्डियों से तेल निकालने के बाद इसे इन्हें सुखाया जाएगा और इनका पाउडर बना दिया जाएगा। हड्डियों को ये पाउडर टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियों को सप्लाई किया जाता है। इंडिया टीवी की टीम ने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से बात की, लेकिन किसी ने अपने मालिक के बारे में कुछ नहीं बताया। यहाँ से गाड़ियाँ लोड करना हमारा काम है। माल जलाते हैं, माल पैकिंग कर देते हैं, बस उसके बाद जला से पाउडर को पैक करते हैं। हाँ, पाउडर को पैक करते हैं। हड्डियों का पाउडर को? हाँ, हड्डियों को। क्या करते फिर हड्डियों का पाउडर? वो तो सेठ को मालूम। ये पाउडर, यही पाउडर? हाँ, यही पाउडर। ये पाउडर नहीं करते क्या? किसको? ये पाउडर को पूरा छाटते हैं, उसको पूरा व्हाइट पीस निकाल के वो पैकिंग होता है, काला पीस पैकिंग नहीं होता। इस कारोबार से सबसे ज्यादा परेशान है जलपल्ली गांव के लोग। कई बार यहाँ के लोगों ने प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। या गाय का, भैंसों का, कुत्तों का, गधों का कभी मर जाता है रोड के ऊपर। ये कलेक्ट बाय रहते ना, वो सबको कलेक्ट करते हैं। कांटे से भी हड्डियां कलेक्ट करते हैं, मर गए से हड्डियां भी कलेक्ट करते हैं। उन लोगों को पैसा आने का है, इन लोगों का ऐसे किलो के इस्तेमाल कहाँ होता है ये जानने के लिए हमने हैदराबाद में इस कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक on their packing this extracted animal fat as a dalda or substitute for dalda and oil, and they are supplying to the will be crushed into paste and they तहकीकात के दौरान पता चला कि होटल मालिकों के खिलाफ शिकायतें भी की है। जो तेल ये निकालते हैं ये खाने की चीज नहीं है। ये आप सोप्स में यूज करते हैं, शैम्पूस में यूज कर सकते हैं, मगर खाने के वास्ते लायक नहीं है। मगर इसमें से और एक पदार्थ निकलता है, उसका नाम है जिलेटिन। उसको अगर आप प्रॉपरली आप प्रोसेस करें, प्यूरिफाई करें,
तो इसको आप आइसक्रीम्स में या शैम्पूस में उसमें इसमें इस्तेमाल करने का चांस है। मगर वो सब ये लोग कर रहे या ना कर रहे हमको ये तो पता नहीं है। इस खतरनाक तेल के बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के सीनियर साइंटिस्ट सुदर्शन ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। जानवरों की हड्डियों का आपने सुना देखा, इसमें से ख्याल आया बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है साहब। अब क्या अक्ल काम नहीं करती है, दिमाग काम नहीं करता है। स्लॉटर हाउस का एक भी वेस्ट नहीं जाता है। अब स्किन का, चमड़े का भी उपयोग करते हैं, बोन्स का भी उपयोग करते हैं। अभी आपने देखा कि बोन को उबाल करके वो तेल, लेकिन वो तेल भी जाकर घी में मिक्स कर देते हैं, लोग घी के रूप में खा रहे हैं। इतना बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। आपने देखा ढेर मतलब हड्डियों का मतलब पहाड़ जैसा बना रहे। अब इतनी बड़े पैमाने, आप भी जानते हैं कि स्लॉटर हाउस कितने बड़े बड़े जायंट स्लॉटर हाउस, ऑटोमेटिक स्लॉटर हाउस। अब कितने जानवर लाखों कट रहे हैं साहब, और इतने लाखों जानवर कट रहे हैं तो चलो भाई मांस वाले मांस ले गए, चमड़े वाला चमड़ा ले गया। अब हड्डियां तो बचती है, हड्डियां कौन ले जाएगा साहब। अब हड्डियों को फेंकना नहीं है तो इसका उपयोग क्या है। अब उसको भी बॉईल करके उसमें से जितना तेल निकलता है, एक चिकना पदार्थ, वो निकाल करके घी में डाल के लोग खा रहे हैं। बहुत खतरनाक हो रहा है। और फिर उससे में से वो सूखने के बाद अब हड्डियों में कुछ नहीं है तो उसको पाउडर बनाएंगे। अब वो पाउडर सोप में डाल देंगे। वो पाउडर जो है ये जितने टूथपेस्ट बन रहे हैं उसमें आ रहे हैं सर। बहुत बड़ी समस्या है। आपने भी तो कॉलगेट नाम सुना है। अब कॉलगेट तो मतलब है ही स्लॉटर हाउस का बाय प्रोडक्ट ही, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है, समझे कि नहीं। आप लोग समझदार है कि नहीं, देखो आपको देखना है। अगर वो स्लॉटर हाउस के बाय प्रोडक्ट के रूप में हम यूज करें, हम भी उस हिंसा के भागीदार बने कि नहीं बने, ये आपको समझना चाहिए था, ख्याल आ जाना चाहिए आपको, समझे कि नहीं। अब देखो और भी बाय प्रोडक्ट आपको कौन कौन से दिखा रहे हैं। में तो दोस्तों आज मैं आपको एक बार फिर से फैक्ट्री में ऐसी कमाल की चीजें बनते हुए दिखाऊंगा, जिन चीजों के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए कि ये सब चीजें फैक्ट्री में कैसे बनती है, इन सब चीजों के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। ये वीडियो आपका ज्ञान 100 गुना ज्यादा। हाँ ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप भी तो देखो, पहले ध्यान से देखो। ये सारी हड्डियां हैं कत्ल खाने की, स्लॉटर हाउस की सारी हड्डियां आपको जो दिख रही है। अब उसकी प्रोसेस देख लो, फिर इसमें से प्रोडक्ट कैसे तैयार हो रही है और आपके घर में आ रहे हैं, आप लोग खा रहे हो, समझे। मतलब दुनिया में सब लोग जो जिस तरह से खा रहे हैं, लेकिन पहले आप ये देखिए कि बनता है कि इसमें रॉ मटेरियल क्या है। इतना ढेर सारा जो है सब कुछ आपको देखने से ख्याल आ जाएगा। देखिए आगे की प्रोसेस क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। ये वीडियो आपका ज्ञान 100 गुना ज्यादा बढ़ाने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को जमा करने के लिए मुझे काफी सारा समय लगा है, तो आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर उस लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें। सप्लीमेंट्स मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों हर जिम करने वाला लड़का अधिकतर सप्लीमेंट यूज करता है अपनी बॉडी को तगड़ी, खूबसूरत और हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि फैक्ट्री में सप्लीमेंट कैसे बनता है? सप्लीमेंट बनाने के लिए इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली जाती है? सप्लीमेंट हमारे बॉडी के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक? दोस्तों आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता ही होगा कि सप्लीमेंट में ऐसी क्या चीज होती है जिससे हमारा शरीर इतनी तेजी से फूलकर तगड़ा होने लगता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जितने भी सप्लीमेंट आपके शरीर को तेजी के साथ फुलाकर तगड़ा बना देते हैं, उन सब सप्लीमेंट के अंदर अधिकतर जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। और सप्लीमेंट के अंदर अधिकतर उन जानवरों की हड्डियों का यूज होता है जिन जानवरों की हड्डियों में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों जानवर की हड्डियों में पाए जाने वाले कैल्शियम की वजह से ही बॉडी बिल्डरों की अधिकतर हड्डियां मजबूत होती है और उनके शरीर में भरपूर ताकत पाई जाती है। दोस्तों सप्लीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले जानवरों की हड्डियों को क्रश करके उनका पाउडर बनाया जाता है। फिर इस पाउडर को इस मशीन में डाला जाता है। फिर इसमें लैक्टोज, कई तरह के मिनरल्स, फाइबर और एंजाइम्स डाले जाते हैं।
जिससे हमारा शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे और हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कई तरह के पोषक तत्व मिल सके। फिर इसमें शुगर और फ्लेवर को डाला जाता है। इसके बाद मशीन को ऑन कर दिया जाता है और कुछ ही देर बाद सप्लीमेंट पाउडर तैयार हो जाता है। फिर इस सप्लीमेंट पाउडर की लैब में जांच की जाती है। रिपोर्ट सही आने के बाद इस सप्लीमेंट पाउडर को सप्लीमेंट के डब्बों में भरा जाता है और कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है। फिर सप्लीमेंट के डब्बों में स्पून को डाला जाता है और आगे भेज दिया जाता है और आगे भेजकर इनके ऊपर ढक्कन लगाए जाते हैं। फिर अलग अलग कंपनियां अपने सप्लीमेंट के नेम, मोहर और सप्लीमेंट के अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स को चिपका देती है। इस तरीके से सप्लीमेंट पाउडर तैयार किया जाता है। और दोस्तों, मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि हर सप्लीमेंट जानवरों की हड्डियों से नहीं बनाया जाता, जैसे कि वे प्रोटीन दूध से बनता है। घी मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों, आप जो भी मार्केट से मिलने वाली घी का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है कि वह घी फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों, घी बनाने के लिए सबसे पहले बटर को जमा किया जाता है। बटर में से फैट्स होते हैं जो इंसानों का वजन बढ़ा देते हैं, पर बटर से बना हुआ घी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। सबसे पहले बटर को काफी तेज आंच पर गर्म करके उबाला जाता है। अब उस नीचे भी गैस लगा होता है, तो घुमाता रहता है। उबालने और फैट्स नीचे ही रह जाता है। अब इस घी को फिल्टरिंग मशीन में डाला जाता है जो फैट्स और घी को अलग कर देता है। फिर घी को नोजल के जरिए प्लास्टिक या ग्लास के कंटेनर में भर दिया जाता है और आपके नजदीकी स्टोर में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप वीडियो के अंत तक पहुंची ચાલો, આ બધું તો આપણે જોતા રહીશું, બરોબર છે। लेकिन इन सब के साथ में आपको जो मूल दिखा रहे हैं कि भाई अगर इतना भारी बड़ा स्लॉटर हाउस चल रहा है और जानवरों की हड्डियों का ढेर इतना लग रहा है, एक एक जानवर प्राणी पंचेंद्रिय जीव। अब पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का पाप, कोई भी अगर आप कंज्यूमर हैं, आप यूजर्स हैं, तो आप पाप के उतने ही पार्टनरशिप में साथ में जुड़ते हो, भागीदार बनते हो। अब वो पाप लगता है, कर्म बनता है, फिर आत्मा नरक में जाए। अब आप वस्तु के नाम दो, ये सोप है या ये कौन सी चीज है, या टूथपेस्ट है या ये चीज है। आप बोलते मेडिसिन, आपके वहां पर भी आजकल तो जिम का लोगों को शौक बहुत है। यहाँ भी देखो तो गली गली में जिम है सब। अब लोग जिम में जाकर के बस बॉडी बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर बाद में खाते हैं कुछ ऐसे सप्लीमेंट, आपको लगते हैं कि बिल्कुल जो है शरीर तो बहुत सशक्त हो गया, लेकिन उसके पीछे आत्मा पर पाप कर्म कितने लगे। आप घर के अंदर दाल खाओ, उड़द की दाल, मूंग की दाल खा करके भी आप एक्सरसाइज करो तो भी बॉडी बन जाएगी, लेकिन खाली बॉडी बना बना कर करना क्या है। आप ये भी तो सोचो थोड़ा सा, हमारी आत्मा के लिए बारे में भी सोचना है कि नहीं। क्या हुआ है कि हमने बिल्कुल देह दृष्टि बनाई है, आत्म दृष्टि हमने निकाल दी। तकलीफ ये है, अब आत्म दृष्टि आप आत्मलक्षी नहीं बने और देहलक्षी बनते गए तो फिर ये हालत होनी ही है, निश्चित रूप से होनी है। तो ये कई चीजें हैं, आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और इसके साथ जोड़ रहे हैं ताकि आपको एक ख्याल आए। हम तो एक मिशन लेकर के चले हैं, लोगों में अवेयरनेस लाना है, बचाना है। बड़ी वैल्यूएबल प्रीशियस कीमती लाइफ मनुष्य की प्राप्त करके ये कहीं हम ऐसे नरक में न चले जाए। कुछ लोग जानते नहीं, अनजान में है, इसलिए लोग खा रहे हैं सब, लेकिन अनजान रहना भी तो गलती है ना। और वो भी आज के जमाने में जब इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इतनी ज्यादा नॉलेज आपको प्रोसेस अवेलेबल है, तो फिर आप क्यों अनजान रहो। ये भी आप देख लो, समझे कि नहीं। चलिए, मैं थोड़ा सा अवकाश देता हूँ समय आपको प्रश्न पूछने के लिए। आप जो भी चाहें अपने प्रश्न आप पूछिए, एक साथ में सब मत पूछना, एक एक अपने जो है अनम्यूट करते जाइए और जिनको पूछना है बड़े पूछते जाइए। या प्रेरक भाई है या एल्सा बहन है, जो मैनेजमेंट किया हो आप, ताकि एक लाइन से आप पूछिए, मैं आपको समझा। ओके, पारुल शाह जी, आपको अनम्यूट करके। मत्थेड़ वंदा में महाराज साहब, आपने
આપનું સવારથી સાંજ સુધી તમે કેવી રીતે તમે લોકો શું ખાઓ છો, પીઓ છો, કેવી રીતે કરો છો? અમે અહીંયા રોટલી શાક દાળ ભાત ખાઈએ છીએ. જે ગોધરીમાં જઈએ છે અને અહીંયા સોસાયટી છે ને ગોધરી જઈએ છીએ જેના ઘરે, તો અમે એમને ચોખ્ખું કહીએ છીએ કે બેન જરા નિર્દોષ અને શુદ્ધ વસ્તુ ઘરે બનેલી હોય તો જ વરાવજો, નહીંતર નહીં વરાવ. અમે બહારની બીજી કોઈ વસ્તુ લાવતા નથી. કોઈના ઘરમાં અમે વોરીએ નહીં. તલેલું છે કે બહારનું બજારનું કે કોઈ વસ્તુ નહીં. અહીંયા બધા ઇન્ડિયામાં જરાક વધારે તમારા કરતા મહેનતુ છે. જે બનાવવું હોય તો ઘરમાં બનાવે છે, એટલે ઘરનું જ બનાવીને શુદ્ધ ખાનાર હોય તો અમને એ જ બોલાવે છે. અમે પણ તમારી હાથે જીવી જ રહ્યા છીએ. ઉપવાસ કરીને પણ જીવીએ છીએ. ગઈકાલે આંબીલ હતું તો આઠમનું આંબીલ પણ કરીને જીવીએ છીએ, અને છતાંય રોજના 5-6 કલાક પણ વ્યાખ્યાન આપું છું. બોલો, હવે તમે વધારે ખાઈને વધારે સ્ટ્રોંગ છો, હાલો મારી હાથે 6 કલાક બોલી દો. ગુજરાતી બોલે जी। हाँ, तो ये आप मतलब ऐसा मत समझे। देखो, शरीर तो सबका यही है, लेकिन आप शरीर को ही बनाना है कि आत्मा को बनाना है, पहले ये सोचो। आप देह लक्ष्य बन करके जीवन जीते रहोगे तो आयुष्य इसी में पूरा हो जाएगा। अरे भाई, तब करके भी मरते हैं लोग, खा के भी मरते हैं, तो क्या आप इतनी ज्यादा एनर्जी बनाकर, इतनी बना करके आपको जलाने के लिए 2 लकड़े और ज्यादा लगेंगे? महाराज साहब, वन मोर क्वेश्चन, वन मोर। અત્યાર સુધી જેટલું હવે અજ્ઞાનતામાં બધું કર્યું હતું એનું પ્રાયશ્ચિત કેવી રીતે કરવાનું, અને હાલમાં અત્યારના ઘરમાં જેટલી વસ્તુઓ છે એનું કેવી રીતે શું કરવાનું? અત્યારે ઘરમાં વસ્તુઓ છે એટલી તો તમે કાઢી શકો છો. નવું આપણે અવેરનેસ આવી ત્યારથી આપણે જાગ્યા, આમ समझो कि भाई जाग्या ત્યારથી सवार। अब आपके लिए एक रास्ता है कि भूतकाल में जो किया है, खाया है अनजान में, आप उसको जो है अपनी मेमोरी में याद करके नोट डाउन करिए। नोट डाउन करके यहाँ किसी आचार्य भगवान को भेज करके उसका प्रायश्चित लो। अब आपको जो प्रायश्चित आवे वो करो तो उस पाप से छूटने का उपाय जरूर है, नहीं तो कल साथ में लेकर जाओगे तो फिर वापिस नरक में जाकर भुगतना पड़ेगा। बेटर है कि चलो अवेयरनेस आ रही है तो दोने के रास्ते भी तो है कि नहीं। प्रायश्चित की व्यवस्था जैन शासन में है और बड़े बड़े आचार्य भगवान तो विराजमान है, आज भी है, रास्ता सब कुछ है। अगर आपके दिल में एक कन्फेशन शुरू हो जाता है, क्या लेकिन एक प्रायश्चित आपके अंदर भाव बन जाते हैं तो रास्ता बहुत। ओके, अभी किसी और को क्वेश्चन है तो प्लीज अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी और को क्वेश्चन है? એક મહારાજ સાહેબ, મથેડી વંદામી, આજ પ્રશ્નમાં આપે હમણાં કીધું કે પ્રાયશ્ચિતનું સોલ્યુશન હોય છે, તો મેં એમ સાંભળ્યું છે કે એક ઇન્દ્રિય જીવ જો આપણાથી હિંસા થઈ જાય, 2 ઇન્દ્રિય થઈ જાય તો એટલા ઉપવાસ કરવા પડે, અને એ રીતે આપણે જો જોવા જઈએ તો અમે તો કેટલાય એવા પંચેન્દ્ર જીવને બી કારમાં રોડ પર ચલાવતા વખતે કેટલાય એવી રીતે અમે કર્યા હોય તો એ તો આખી જિંદગી અમે ઉપવાસ કરીએ તોય બી કાંઈ વળે નહીં, એવું હેલ્પલેસનેસ લાગે છે। એમાં કઈ ક્લેરિફિકેશન ખરું? आपकी बात ठीक है, देखिए आप सही समझते हो, लेकिन you can't operate your own legs, you are not the surgeon। सर्जन जो हमारे बड़े आचार्य श्री है, आपका काम है आप लिख करके प्रायश्चित लीजिए, और आप प्रायश्चित लेंगे तो उसमें से मुक्त होंगे। ये आपकी गलत इंफॉर्मेशन है कि एक इंद्रिय जीव की हिंसा के इतने उपवास करने पड़ते, ऐसा नहीं। वो अधिकार गुरु महाराज का है, वो आपको कौन सा प्रायश्चित देवे, कितना प्रायश्चित आवे, कितना प्रायश्चित आप कर सकते हो, पॉसिबिलिटी जैसे आप लिखेंगे
तो आपके लिखे अनुसार जो है उसका कैलकुलेशन होता है। और आगम शास्त्रों में 45 आगम शास्त्रों में महानिषेध सूत्र, छेद सूत्र वाला आगम शास्त्र में, तो वहाँ कैलकुलेशन आते हैं। तो बड़े आचार्य श्री जो है वो कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे, समझे। लेकिन आप पहले ये नक्की करेंगे, अब नए पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हम नहीं करेंगे, बचेंगे। नए चौरेंद्रिय जीव, तेंद्रिय जीव, द्विन्द्रिय जीव, अब इनसे तो पहले बचो। अब बाद में नीचे उतरे तब एकेंद्रिय आए। अब एकेंद्रिय के अंदर कौन है, अनंत काय से बच सकते हैं, तो उनका तो पहले बचाव कर लो भाई। अब मिनिमम से मिनिमम हिंसा में आप अगर जीते हो तो आपको कोई नरक गति नहीं हो जाती है, कोई तिर्यंच गति नहीं हो जाती। नरक गति किसके लिए, पंचेंद्रिय और उसमें मैक्सिमम जीवों की हिंसा के लिए। तो उनसे बचना आपको जरूरी है, ये आपको देखना चाहिए, समझे कि नहीं। नहीं तो फिर हम भागीदार बनते ही जाएंगे सर, हर पाप में भागीदार बनेंगे। तो ये आपको देखे, पंचेंद्रिय जीवों के सिवाय तो इतने ज्यादा बोन्स या मांस या ब्लड ये मिलना ही संभव नहीं है। दो इंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय में क्या मिलेगा, फिर भी इनके भी हिंसा लोग करते हैं। तो मैक्सिमम पहला नियम ये करो, आप श्रावक के लिए महावीर स्वामी ने धर्म बनाया है, साधु महाराज के लिए महाव्रत है, तो श्रावक के लिए जो बनाया उसकी लिमिटेशन रखिए। आप त्रस्त जीवों की हिंसा ना करे, वो भी पर्पसली जानबूझ करके ना करे, बचना तो पड़ेगा कि नहीं। नहीं तो चलते रहेंगे हम, तो आयुष्य भर, जीवन भर इसी तरह से चलता रहेगा, आप कभी बच ही नहीं पाओगे। आप करिए, प्रयत्न करके अपनी लाइफ का बिल टोटल जो है ऑडिट कर लो, अपनी लाइफ का पूरा ऑडिट करके अकाउंट करके लिख लो और फिर भेजो, आचार्य श्री आपको भेजेंगे प्रायश्चित। अब कितना प्रैक्टिकल पॉसिबल है, आप जितना करोगे उतना तो बचेगी। महाराज साहब जी, एक पीयूष शाह जी ने इंफॉर्मेशन के तौर पे ये बताया है कि देसी घी, काऊ का घी के नाम पे भी अंदर ये चर्बी और तेल की मिलावट हो रही है। पतंजलि, अमूल, सब बड़ी ब्रांडेड चीजों में भी ये सब चीज की ऑफिशियली मिलावट होती है। और बेस्ट है कि हम 200 साल से भी पुरानी अपनी देसी गांव की संस्कृति का अध्ययन कर उसी तरह से जिए, तो जीव हिंसा और कर्म कम होंगे, ऐसे करके वो बता रहे हैं। ऐसा पीयूष बात बिल्कुल आपकी सही है। देखिए, इस समय परिस्थिति ऐसी है कि जिसके अंदर एक तो स्लॉटरिंग बहुत ज्यादा चल रहा है, और इंडिया तो यहाँ से स्लॉटर करके गल्फ कंट्रीज में भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन जब इतने प्राणियों की स्लॉटरिंग होती जाएगी तो मिल्क मिलेगा कहाँ से, फिर उसमें से दूध नहीं बनेगा, दही, छाछ, घी बनना है तो बनेगा कैसे। अब जहाँ जा करके अब इंडिया के अंदर पॉपुलेशन 137 करोड़, अब कहाँ से लाएंगे इतना, तो फिर लोग मिलावट करेंगे ही करेंगे। अब इतनी मिलावट होती है, मिक्सिंग होती है, तो कम से कम हमको बचना तो है ये सब। अब बाजार के अंदर आप सोचिए 400-500 वाला घी क्या मिलेगा आपको, कैसा घी मिलेगा, फिर वो सुअर की चर्बी नहीं आएगी तो क्या होगा, सोचिए आप। क्योंकि इतना जो है देशी काऊ का घी अगर लेने जाओ तो वो आज भी यहाँ पर हिंदुस्तान में 3000 रुपए किलो, तो यहाँ से वहां आपको भेजा जाए तो और महंगा पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा है कि अब ये इतने बड़े पैमाने पर है, तो हमको कम से कम नहीं भी खाएं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसके पीछे अगर जानवरों की चर्बियां और हड्डियों में से घी, तेल बना के घी बनाए, इससे तो बचना बहुत जरूरी है। आप फिर ये बोलोगे क्या खाए नहीं खाए, छुटकोच नहीं खाऊ पड़े, छुटकोच नहीं खाऊ पड़े, ये बहाने बना करके तो नहीं चलेगा। फिर बाईपास भी तो आ रही है ना, कोलेस्ट्रॉल भी तो बढ़ता जा रहा है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है कि देशी काऊ का घी तो इजीली डाइजेस्टिव है, लेकिन ये जो है नकली जो आ रहा है या मिक्सिंग आ रहा है या फैट जो आ रहा है, ये डाइजेस्टिव नहीं है, ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। और कोलेस्ट्रॉल फिर आर्टरीज और वेन से अंदर आकर ब्लॉकेज बढ़ा रही। तब आप 10 लाख का खर्चा करोगे तो बेटर आज पहले से जो है या तो शुद्ध घी खाओ, नहीं तो मत खाओ। मैं तो कहता हूँ घी छोड़ दो, तेल खा लो।
अगर फ्रेश तेल आपको ऑयल मिलता है, अगर वो किसका जो है वो मस्टर्ड ऑयल मिलता है तो भी चलेगा, घानी का ऑयल शुद्ध मिलता है तो वो भी चलेगा। एक शरीर को जो है ऑयली ग्रिसलिंग हो जाता है, उतना बहुत हो गया। नहीं तो ये तो पाप का तो हिसाब ही नहीं बचेगा सब। अब इस काल के अंदर हम रह रहे हैं। अब प्राचीन काल था 50 साल पहले, तब लोग अपने घर में गाय रखते थे, अपने घर में भैंस रखते थे, गाय भैंस का फ्रेश दूध बच्चे पीते थे। वो अब जमाना ही आज मुश्किल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अब जहाँ 100 माल की बिल्डिंग के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहना, वहाँ गाय कहाँ रखोगे आप? आज लोग कार रखने के लिए गैरेज रखते हैं, लेकिन गाय तो नहीं रखेंगे। परिस्थितियां बदलती जा रही है, बहुत बदलती जा रही है। हाँ जी बोलिए। ये और एक निवेदन लिखा है कि सरकारी परमिशन दे रही है मिलावट की तेल और घी में। तो ये कच्ची घानी का तेल अपने सामने पिसा हुआ कुछ गांव में ही मिल रहा है। बहुत अच्छा है, अगर अवेलेबल है आपके वहां पर तो आप ज्यादा यूज करिए उसका। और अभी आजकल जो है मिक्सर के जैसे छोटे छोटे मशीन बन रहे हैं। कोई 15-20 हजार के मशीन है तो आप मशीन घर में छोटा सा मिक्सर के जैसा है रख लो, और आपने ग्राउंडनट्स वगैरह ला करके या तिल ला करके तेल निकाल लिया, 1 महीने चल दिया, काम हो गया आपका। तो बेटर कि घर का शुद्ध होगा, ये मिक्सिंग का तो चक्कर नहीं रहेगा। ये इतनी चर्बियां आ रही हैं, चर्बियां जानवरों की चर्बियां जो मिक्स कर रहे हैं, उससे तो बच जाएंगे आप। कम से कम इतना तो प्रयत्न करिए। आज भी यहाँ पर तो इंडिया में तो अभी अवेलेबल है, लाकड़ी घानी का अभी भी इंडिया में मिलता है, अवेलेबल है। लेकिन आपको तो घर घर में इतनी छोटी मशीन रख करके आप यूएस में भी बना सकते हो, वहां पर भी पॉसिबल है आपके लिए। और एक सजेशन भी है कि दवा और मेडिसिन का भी टॉपिक लिया जाए, ऐसा सजेशन। हाँ, आप लेंगे नेक्स्ट सैटरडे संडे, हम दवाई का भी लेंगे। अब आजकल की एलोपैथी की कितनी मेडिसिन, कितनी दवाइयों के अंदर एनिमल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कोई हिसाब ही नहीं है साहब। आपने भी सुनेंगे कॉड लिवर ऑयल वगैरह सुना होगा, सर्बेक्स टी सुना होगा। कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई जो है ये अपनी तरह से विटामिन के ले रहे हैं, कोई क्या क्या ले रहे हैं, समझेंगे नहीं। तो ये बड़ी समस्या है कि मैं आपकी आंख खोलना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। क्या ले, कल भी हमारे 2-3 भाइयों ने बाद में फोन करके कहा महाराज साहब बहुत बड़ा उपकार हो रहा है, ये तो ऐसी सीरीज आज दिन तक किसी ने नहीं चलाई खाने पीने की, तो कम से कम जिन लोगों की अवेयरनेस हो रही। और ये धन्यवाद दीजिए एल्सा बहन और इनको कि भाई आपके लिए जो है ये वापस रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके भी अवेलेबल करा रहे हैं। आप दूसरे 10 जनों को भेजो, आप किसी के भी आपकी तरफ से कोई भी अगर जागृत हो जाए और समझ जाए, जैसे ये पारुल बहन को है, विजय भाई को, अगर प्रायश्चित लेने की भावना तो बने, कम से कम इतनी अवेयरनेस तो आई आपके अंदर। तो आज नहीं तो कल अगर आपकी अवेयरनेस आई और आप बचेंगे और पाप से छूटेंगे तो हमको तो इसी में फायदा है। हमारा तो प्रयोजन क्या है, आपको समझाना है, सिखाना है, आपकी आंख खोलना है, और कुछ नहीं है। और महाराज साहब जी आपका धन्यवाद है जो आप हमें अवेयरनेस दे रहे हो इतनी ज़्यादा, नहीं तो हम लोग अनजाने में बहुत सारा पाप कर रहे थे। काफ़ी कुछ जानने को मिला है, तो खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब धन्यवाद आपको कि हमें आप बचा रहे हो। वो सबसे बड़ी अंतर से पता नहीं कैसे मैं बता भी नहीं सकती बहुत इतना। अच्छा है आपके लिए, हमारा तो देखो कर्तव्य है, हमने तो इसको मिशन बनाया है। लेकिन अब ये है कि आप तक इसको पहुंचाना है, और सभी जने अपने अपने रिलेटिव कॉन्टेक्ट में 10-20 जने को भी बोलो भाई सब सुनो जानो देखो। अब यहाँ तो क्या है, जमाना ऐसा है, अब आप लोग श्रद्धा से तो मानने वाले नहीं हो, तो इसलिए आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, और प्रूफ से आपको जो है सामने आ जाए, फिर मैं आपको धार्मिक दृष्टि से, रिलीजियस व्यू पॉइंट से भी दिखा दो, फ्रॉम ऑल द एंगल्स, मतलब माइंड आपका क्लियर हो जाए। ये प्रयत्न कर रहे हैं, फिर बचना तो आपको है ऐसा, तो आप प्रयत्न करेंगे तो जरूर बचेंगे। हाँ बोलो। अच्छा, और अभी YouTube लाइव का क्वेश्चन है
कि टूथपेस्ट और सोप का सब्स्टिट्यूट क्या है? देखिए, टूथपेस्ट का सब्स्टिट्यूट हमारे यहाँ पर एलियम है। एलियम बोलते हैं ना, फिटकरी। फटकरी से नमक, सिंधा नमक जो है, ये दोनों मिला लो, थोड़ा सा त्रिफला मिला सकते हो, हल्दी मिला सकते हो, और उसको अगर चाहे थोड़ा सा 2 ड्रॉप मस्टर्ड ऑयल ले लिया, आपने अपने अंगुली से ही कर लिया, वो ऑप्शन सबसे ज्यादा अच्छा है। डोंट यूज कॉलगेट है, क्लोजअप है, फॉरहंस है, तो विच कंटेन्स द एनिमल प्रोडक्ट्स इन दैट, प्लीज डोंट यूज दिस थिंग्स। सब्स्टिट्यूट आपको सब मिल जाएगा। अभी यहाँ इंडिया में है, मैं आपको भेज तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ पर बॉम्बे वगैरह में है वो कांटेक्ट करके ले सकेंगे, ख्याल आएगा। तो यहाँ वाले लोग कांटेक्ट कर सकेंगे। अब फॉरेन में यहाँ से भेजना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज दिन तक आपने देखा कि किसी को कॉलगेट करने से दांत मजबूत हो गए, 100 बरस तक दांत नहीं गिरा हो, ऐसा पॉसिबल हुआ है क्या? क्योंकि कॉलगेट तो है ही जो है स्लॉटर हाउस का बाय प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी समस्या ये है उसके अंदर। तो ऐसे तो हमारे घर में शुद्ध चीजें हम अपने घर में से ही क्यों नहीं करें? अब आप सोचिए, कॉलगेट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगी? जब वो स्लॉटर हाउस का बाय प्रोडक्ट लेता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो 2 रुपए भी नहीं है, लेकिन वो बेच रहा है 80 रुपए में, 90 रुपए में, 100 रुपए में। तो मतलब समझ लीजिए वो कितना कमा रहे, कितना कमा रहे। सोचो, आप कल्पना करो, 2800 करोड़ रुपए कॉलगेट की इंडिया की नेट प्रॉफिट है। और इवन ये ऐड भी कर रहे हैं कि पीयूष शाह जी के उससे कॉलगेट यूज करने से दांत भी जल्दी गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ शुगर इन इट। तो उनको बिजनेस चलाना है ना। अगर किसी का भी दांत नहीं गिरेगा तो कॉलगेट बंद हो जाएगा, डेंटिस्ट लोग बंद हो जाएंगे फिर। लेकिन ये तो बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, स्कैम चल रहा है ये तो। अब आप लोग जागृत हो जाओ, अब उनके साथ तो कोई मतलब नहीं है। आप लोग की अवेयरनेस, हम तो हमारा एंगल समझा रहे हैं कि भी एनिमल प्रोडक्ट्स आ रहा है, स्लॉटर हाउस का बाय प्रोडक्ट है, तो आप आपकी हिंसा के भागीदार बनेंगे, बस। महाराज जी, मथेन वंदानी। हाँ जी, बोलिए। महाराज जी, આ બધું તમે કહો છો એ બરાબર સમજાય છે, પણ અમારું મોહનીય કર્મ જોરદાર હોય છે કે એટલું આરામથી અમે તરત બધી ચીજો છોડતા નથી, અને અંદર મૂંઝવણ તો રહે જ છે, પણ આ વાત હકીકત છે. એટલે મારો વિચાર એ તમને પૂછવાનું છે કે એના માટે કોઈ પ્રયોગો કહો કે અમે આસ્તે આસ્તે જે રસ્તામાં પહોંચીએ જ્યાં અમે આ બધું આસ્તે આસ્તે છોડી દઈએ. તો હવે જેવી રીતે કણમૂળ છે એના માટે મેં પ્રયોગ કર્યો કે મહિનામાં ખાલી 8 જ દિવસ ખાવાનું, અને એ પ્રયોગ થોડા વર્ષોથી ચાલુ છે. એટલે કણમૂળનું લિમિટેશન આવી ગઈ, અને હવે તો 8 ટંક પણ નથી થતું મહારાજ સાહેબ. એટલે ઘણું ઓછું થઈ ગયું, અંદરથી જે ઈચ્છા હતી ઘણી ઓછી થઈ ગઈ. પણ આવા કોઈ તમારી પાસે રસ્તા હોય તો એ પણ જરા સુઝાવો. કાકા, બધા રસ્તા તો એ જ રહેવાના છે. તમે આટલા વર્ષોથી 8 દિવસ ઉપર આવીને હવે તમે रिड्यूस કરી રહ્યા છો, तो जब आपकी आंख खुल गई और आप समझ गए तो 1 2 3 फिर तो आपको तुरंत छोड़ना ही फायदे में है ना। अभी आप लोगों में से तो पचखान लिए हैं, अब आपको ये समझ में आ गया, महावीर स्वामी ने कहा अनंत जीव, मैं इस शरीर में अकेला एक जीव और मेरे एक के लिए, अकेले के लिए अनंत जीव मरे। तो आपको बटाटा वड़ा, पोटैटो का वड़ा खाना है कि कच्चे केले का वड़ा खाना है? आपको केला वड़ा से आपका काम हो जाता हो तो आप अनंत काय के जीवों की हिंसा क्यों करें? आप उसको 1 मिनट में करना चाहिए। आपको इतने वर्षों लगाए, 8 दिन पर आए और 8 दिन से अब आप उसमें भी अब कब, तो आपकी लाइफ भी तो देखिए, एज फैक्टर भी तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं भाई? एज फैक्टर में आज आप इस एज पर पहुंचे हैं, और अगर आप अपनी फैमिली में अपने कल्चर का एक आदर्श नहीं बनाएंगे तो आपके बच्चे कैसे आपको फॉलो करेंगे? ये बहुत बड़ी बात है। समझे, हर चीज के लिए देखिए, सबके लिए सब्स्टिट्यूट लाओ, सबके लिए सब्स्टिट्यूट पॉसिबल है या नहीं है? हम अपनी तरफ से जी सकते हैं। न खाधું तो क्या मरी જઈએ છીએ આપણે? ખાવાનું ઘણું છે કાકા। आप दुनिया देखकर मत चलो, आपकी अवेयरनेस है, आप अपने आप को संभालो। आपकी जागृति आ रही है, आप अपने आप को पहले संभालिए। थोड़ी सी एक हिम्मत तो करनी पड़ेगी कि नहीं? फिर उसमें धीमे 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 करता करता कितना वर्ष काढ़वा।
ये इधर जो है कोरोना में 10 लाख लोग मर गए, 11 लाख लोग मर गए दुनिया में। अब कल हम चले गए होते तो फिर आप क्या करते सर? बहुत सोचना है। अभी आप बहुत खुश हो रहे हैं सब, देखिए कोरोना की जो वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन कल परसों हमने न्यूज पढ़ी कि 5 लाख जो है शार्क मछली मारेंगे तब जाकर वैक्सीन बनेगी। अभी हमने कल परसों न्यूज में पढ़ा है। अब आप सोचिए 5 लाख शार्क मछली कितनी बड़ी होती है। अब ऐसे ये लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और बरोबर करके फिर बाद में लोगों को वैक्सीन देंगे, तो वैक्सीन कंपलसरी करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। अरे हमारे अहियाँ देश में जैसे हल्दर लिए तो वैक्सीन નું काम करे। देशी हल्दी जो होती है टर्मरिक, ये तो बहुत बड़ी अच्छी जो है, ये बिल्कुल आपको वैक्सीन से ज्यादा काम दे रही। अब आप ऐसे पिज्जा वगैरह खाओगे, इम्यून सिस्टम आपकी नहीं बढ़ेगी तो वैक्सीन क्या करेगी? ये तो बहुत बड़ी गलती है कि आप लोग वैक्सीन के पीछे, लालच के पीछे जो है पड़े रहे बड़े। ये कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर हल्दी छे, सूंठ छे, तुलसी है, गिलोय है, ये आपके लिए बहुत अच्छी वैक्सीन से ज्यादा काम करने वाली है। और ये ऐसी चीजें छोड़ दोगे तो आपके लिए और भी शरीर को फायदा होगा। हाँ जी बोलिए। किसी को क्वेश्चन है चैट तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछे। Vegan toothpaste is okay? यस वीगन, ये सोहिनी शाह जी ने चैट में पूछा है, वीगन टूथपेस्ट इज ओके टू यूज? अच्छा है। ओके एंड अभी यू कौन है? ओके तो मैं अभी ये यूट्यूब में से क्वेश्चन ले रही हूँ कि साहेब जी, काउडक का ऐश भी दांतों करने के लिए यूज कर सकते हैं ना, बाय मिक्सिंग अलम एंड हल्दी पाउडर? बहुत अच्छा है। काऊ डंग का पाउडर करने के बाद उसकी राख जो बन जाती है भस्म, और फिर उसके साथ में आप जो है एलियम फिटकरी मिक्स कर दीजिए, सॉल्ट जो है सिंधा नमक मिक्स कर दीजिए, और फिर उसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तो आपकी लाइफ में गारंटी है कि दांत भी नहीं पड़ेंगे, दांत गिरेगा भी नहीं, दांत टूटेंगे भी नहीं, इतना अच्छा है। हाँ तो ये बम्बई में यहाँ पर अवेलेबल है, मिलता है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो अच्छी चीजें उसका उपयोग करिए, कम से कम कोलगेट से तो बचिए, ऐसे जो एनिमल प्रोडक्ट है उससे बचना है बस। संजय जैन जी वो भी वही, उन्होंने ही ये दिया बोला, और वो बोल रहे हैं वो तो हर रोज वही यूज कर रहे हैं, ऐसा बोला है। और अभी खुशी जैन ने पूछा है, आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है यस्टरडे का, दैट साहेब जी सेड खाखरा हैज 0% प्रोटीन इन इट, सो व्हाट टू हैव इन द ब्रेकफास्ट? आपको ब्रेकफास्ट के अंदर सुबह दलिया जो है बॉईल कर लो, बढ़िया अच्छा, मैक्सिमम प्रोटीन दलिया में मिलता है। आप उपमा खाते हो, उपमा के अंदर प्रोटीन आपको मिलता है। आप खाखरा अगर घर में बनाते हो और उसको नहीं जलाते हो तो आपका कुछ तो परसेंटेज प्रोटीन बचेगा, लेकिन आप उसमें मैदे का मत लीजिए, बाजार का मत लीजिए। और अगर नहीं लेना है तो आपको क्या जरूरी है, 10-20 मिनट में तो बॉईल हो जाता है दलिया, तो वो आपको ज्यादा प्रोटीन देगा। आप किस एंगल से खाना चाहते हो वो देखिए, बट वी आर हैबिचुअल विद दैट। हमारे वो हैबिट हो गई, आदत पड़ गई, रोज हवार में खाखरा जी, ये गलती मत करिए आप, कोई जरूरत नहीं है। हेमलता डेडिया जी, आप अपना अनम्यूट करके पूछिए क्वेश्चन। लोग तो रोटला खाते हैं सुबह में चाय दूध के साथ, भाजी का, ज्वारी का, नाचनी का। हाँ नाचनी बहुत सारी, लेकिन आपको डाइजेस्ट होनी चाहिए ना, मिक्स करके। हाँ डाइजेशन के लिए नाचनी थोड़ी सी तकलीफ देती है, लेकिन थोड़ी मिक्स करके खाइए ऐसा। આપણે જે માજી જે રાબ બનાવે કે નહીં, તો એમાં થોડી નાચરીનો આટો મિક્સ કરી દેવાય, બાકી ઘઉંનો લોટ હોય કે બાજરીનો લોટ હોય, जवारीનો લોટ હોય, थोड़ा सा गुड़ डाल करके आप राब बना के पियो तो बहुत अच्छा फायदा है। हाँ बोलिए।
अपने आप को अनम्यूट करके મહારાજ સાહેબ એક કોમેન્ટ હતો કે યુટ્યુબમાં ઘણી આવી વાનગીઓ છે જે મેં ગઈકાલે રિસર્ચ કર્યું થોડું ઘણું અને આપને જાણીને ખુશી થશે કે આપનું ઘણું ઇફેક્ટ છે આ બ્રેડની ને બધી આપે વાત કરી છે અમારા ઉપર ઘણી ઇફેક્ટ થાય છે અને અમે થોડુંક કરીએ છીએ એટલે આ મેં રિસર્ચ કર્યું તો બહુ સરસ વાનગીઓ બી મળી કે જે ફ્રેશ તમે બનાવી શકો છો વેજીટેબલ સાથે અને રાઈસની બેઝડ હોય છે અને બધું ફ્રોમ સ્ક્રેચ હોય છે મિક્સરમાં નાખીને આ તે કરીને બહુ સરસ વાનગીઓ બ્રેકફાસ્ટ માટે વેજીટેબલ્સની છે અને ગઈકાલે અમે પણ આ ચક્કી આટા લઈ આવ્યા એટલે ઇટ ઇઝ મેકિંગ અ ચેન્જ બ્રેડની જગ્યાએ આટાથી જે બી બને એ બી બનશે એટલે આ વસ્તુ આપને ખાલી કેવું હતું કે ઘણી ઇફેક્ટ અને ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો આટલો ઇફેક્ટ અમારા પર ચેન્જ થાય છે ઇન્ડિયાની અંદર જૈનોએ જૈન રેસીપીની બુકો બહાર પાડી છે એની જૈન રેસીપીની અલગ અલગ પુસ્તકો પણ છે અને હવે એમનું મને ઈ વર્ઝન એમનું ખ્યાલ નથી ખબર નથી તપાસ કરી લઈશ નહીં તો તમને ઘરે બેઠા જે છે ત્યાં તમે નેટ ઉપરથી સર્ચ કરીને સારી વસ્તુ બનાવીને ખાઈ શકો છો જેમ તમે આ લાવ્યા ને તમે એ પ્રયત્ન કરો બધા કરે તો મળે છે અવેલેબલ છે તો શું કામ આપણે ન બચી શકીએ આપણું મેઇન ઇન્ટેન્શન તો સમજો આપ જરૂર બચ सकते हो कोई ना नहीं ઘણી વાર શું થાય છે મહારાજ સાહેબ લોકો અમુક હેબિટમાં થઈ જાય છે ને એટલે પછી એક જાતની હેલ્પલેસનેસ આવી જાય છે કે હવે આ તો આમ જ છે આમ ન કરીએ તો જીવાય જ નહીં એટલે આ જ છે એટલે હવે આવું કરવું પડે છે એમ કરીને એક હેલ્પલેસનેસ બરોબર છે બરોબર હા બોલો ફેસબુકમાં પણ છે રેસીપી જૈનની ફેસબુકમાં પણ છે આખી એની એ છે સાઇટ જ છે જૈન રેસીપી ચાલો બેને માહિતી આપી છે કાકા કે ફેસબુક ઉપર છે જૈન રેસીપી હા ગ્રુપ જ છે એનું આખું હા બહુ સારું હા મહારાજ સાહેબ એટલું બધું અવેરનેસ આપના લીધે આવી છે કે સ્ટોર્સમાં જઈએ ને તો જ્યારે આપણે શાકભાજી જોઈએ ને તો એવું લાગે કે આ આખો જીવ લાઈક 3D થઈને આવે છે લાઈક એક ઇન્દ્રિય જીવ છે તો એ 3D થઈને મારી સામે આવે અથવા તો કઈ બી ગ્રોસરી સ્ટોર્સમાં કઈ બી બાય કરીએ તો I can actually see it coming live coming on my face એટલે એકદમ હિચક ઓલી થઈ અવેરનેસ એટલી સ્ટ્રોંગ આવી છે કે I cannot buy અને હવે તો મારી ડોટર બી બધું પહેલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં અમે ખાલી એગ્સ છે કે નહીં વ્હાઇટ ઓફ એગ્સ છે યલો ઓફ એગ્સ છે મીટ ફિશ એવું જોતા હતા હવે તો અમે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં નંબર્સ એકેય વસ્તુમાં નંબર્સ હોય અમે નથી બાય કરતા એટલે હવે she is also very much involved in buying only things that don't have numbers and don't have any other meat products એટલે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે ખૂબ જ આભાર છે પણ તમને એટલા માટે જ કહું છું કે હવે દીક્ષા લઈ લો તમે બાય કરવા સ્ટોરમાં જતા જ નહીં હવે મારે ઈ જ ક્વેશ્ચન મારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઈ જ હતો કે આપણે કેવી રીતે હવે યુ હેવ ટુ હેલ્પ મી કે અહીંયાથી હવે કારણ કે 18 પાપ સ્થાનક આમાંથી છૂટશે જ નહીં there is no way I can get out so now you give me the path how can I can come now and do it કેવી રીતે તમે મને આખો એક રસ્તો બતાવી દો એટલે હું ફિનિશ કરી અને આવી જાઉં I am ready right now I am ready mentally તો આ તમારું ડિસિઝન એ સાચું ડિસિઝન છે તમે જેવા નીકળો ને આવો મને કહેજો હું અહીંયા તમારા માટે બધું કપડા રેડી રાખીશ કે ચાલો દીક્ષા લો એટલે સાધ્વીજી બની જવા બધું રેડી રાખીશું તમારા બધા વિટનેસ છે ઓકે પછી ત્યાં આવીને મને કહેતા નહીં કે નો યુ કાન્ટ ડુ ઇટ બધા જ વિટનેસ છે મહારાજ સાહેબ 101% બસ ઓકે ફાઇન બસ બીજું શું યસ ઘણું સારું છે યસ અને જનકભાઈ એ શાવિકાની રસોઈની યુટ્યુબની લિંક પણ ટેટમાં મૂકી છે જેની ઉપર બધા જ એના ઇન્ડિયન જૈન પદ્ધતિથી અને જૈનાપૂર્વક જે રસોઈ બનાવે છે તેની આખી લિંક પણ મૂકી છે જેની ઉપર ઘણી બધી રેસિપીઝ છે જે
જૈનાપૂર્વક બનાવી શકાય છે જૈન પદ્ધતિથી. તો પ્લીઝ આપ સર્વે ચેક કરજો, તે ચેટમાં મૂકી છે લિંક. જેમ અત્યારે એમને પારુલબેને વાત કરી એ પ્રમાણે દરેક જણે અવેરનેસ રાખો. તમે સ્ટોરમાં જાઓ, ગ્રોસરી સ્ટોરમાં જાઓ, જેના ઉપર પહેલો નંબર જો ઈ નંબર જોઈને તમારા ખિસ્સામાં જ મોબાઈલ હોય છે, ફટાફટ ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરો. એ પ્રમાણે તમને એનિમલ પ્રોડક્ટ લાગતી હોય ત્યાં જ એવોઇડ કરો. આટલી અવેરનેસ બધા જ લાવી શકો છો. બીકોઝ ઓફ ધેટ વી આર જૈન બાય બર્થ યુ સી. અને હવે બાય બર્થ આપણે જૈન છીએ તો આપણું બ્લડ એ ટાઈપનું છે. આપણે જીવ રક્ષા, જીવ દયા, જીવ જૈના એ પહેલા ગમવી જોઈએ. આપણે હવે મોબાઈલ વગરના તો કોઈ જ નથી. તો તમે એમ નહીં સમજતા કે હવે ડાયરેક્ટ ત્યાં એગ લખશે કે મીટ લખશે કે બીફ લખશે કે એવું કોઈ ડાયરેક્ટ લખવાના નથી. હવેના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન પ્રમાણે બધા ઈ નંબર જ લખશે. મેં તમને કેમ બતાવ્યો? આ હું તમારા માટે દેખાડવા માટે લાવ્યો છું. એટલે એની અંદર મેં પહેલા અહીંયા ઈ નંબર વાંચ્યા. હવે એટલા ઝીણા છે કે બાય ગ્લાસ થી જ વાંચવા પડે, પણ છતાંય તમને મેં લખાવ્યા, નોટ્સ કરાવ્યા. હવે આ બધા છે જ એવા. એટલે દરેક કંપનીને અત્યારે ગવર્મેન્ટે કમ્પલસરી કર્યું છે લખવા માટે. પણ હવે ગવર્મેન્ટમાં જઈને ટોટલી સુધારો કરવો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ છે. પણ આપણે આપણામાં તો સુધારો કરીએ કમસે કમ. એટલે દરેક જણે જવાના તો છો, ગ્રોસરી માંથી સ્ટોર માંથી લાવવાના છો, પણ ફર્સ્ટ ચેક ધેટ ઈ નંબર. અને એ નંબર જોઈને પછી તમારે સર્ચ કરીને પછી લેવું ન લેવું એ તમારે વિચાર કરવાનો છે. એનું સબસ્ટિટ્યુટ અવેલેબલ હોય તો આપણે બીજા રસ્તા ઘણા છે. બોલો, છે કોઈ પ્રશ્ન? કોઈને ક્વેશ્ચન્સ હોય તો પ્લીઝ અનમ્યુટ કરીને ક્વેશ્ચન પૂછી શકે છે. આ એક સેટરડે સન્ડે 2 દિવસ રાતના જે છે આ, એટલે તમારા હિસાબે જે ટાઈમમાં આઈએસટી ટાઈમ ઇન્ડિયન ટાઈમ પ્રમાણે 8 વાગે આપણે કરીએ છીએ. એ સિવાયનું સવારે 6 o'clock to 8 o'clock સુધી જે છે જૈન ફિઝિક્સના વ્યાખ્યાનો છે. એની સ્ટડી જેને કરવાનું મન હોય તો જરૂર તમે બેને જે છે એક જ એવી બનાવી દીધી છે લિંક, જેમાં બધું આવી જાય. પછી 9:30 વાગ્યાનું બીજું જનરલ વ્યાખ્યાન ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિનું છે, આનંદઘન 24 દેવચંદ્ર 24. પાછું 11 થી 12 જે છે એ થોડું કર્મ ફિલોસોફીનું પણ અલગથી છે. ફ્રાઈડે ને ખાસ અહીંયા રેસીપી માટે, આહાર ને ડાયટના ઉપર પણ વ્યાખ્યાન ચાલે છે. આ તમારા માટે સેટરડે સન્ડે નો આ ટાઈમ બરોબર છે. એટલે બીજા બધા આ એક અત્યારે આ સિરીઝમાં ખાવા પીવાની વાત છે. બીજી બધી સિરીઝમાં અલગ અલગ વ્યાખ્યાનના વિષયો છે જે સ્ટડી પર્પઝના છે. જેમને જેમને રસ હોય તો બીજામાં પણ તમે જોડાઈ શકો છો અને તમે બીજાને લિંક મોકલીને પણ સામે જોડી શકો છો. બધાના ફાયદા માટે છે. ખ્યાલ આવ્યો? ચાલો કરું મંગલી. महाराज साहब जी, एक मैंने ना अभी जस्ट लिंक एक शेयर करी है लाइव. हमारा जो आपका जब भी अभी लाइव होता है उसका लिंक शेयर किया है और उसमें डिस्क्रिप्शन में सभी टाइमिंग्स मैंने डाल दिए हैं. तो जिसको भी टाइमिंग्स का उस टाइम पे लेक्चर्स लाइव आते हैं तो आप वो लिंक अभी जो चैट बॉक्स में डाला है वो प्रेस करके उसका डिस्क्रिप्शन चेक करें और सभी टाइम, जूम क्लास, all the information is in that. Please do check it in it. नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापुणं एष पंच नमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम. चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तम केवले बन्धतो धम्मो लोगोत्तमो. चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि
केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम। બધાને ધર્મલાભ ખૂબ આશીર્વાદો। ત્રિકાળવંદન સાહેબ। સરસ ધર્મલાભ। ત્રિકાળવંદન સાહેબ। હા સાહેબ।